कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने 3:30 बजे बुलाई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। उधर 2:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री लोकसभा में देंगे बयान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोविड नियमों पर जारी की एडवाइजरी। तेज गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी की कोशिश। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 100 अंक सुधरा। बैंक निफ्टी में भी पुल बैक जारी। और तेज गिरावट के बाद बाजार में आज रियल एस्टेट, सरकारी बैंक, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी। तीनों इंडाइसेस 1% टूटे। फार्मा शेयरों में भी बिकवाली का दबाव लौटा। रिलायंस रिटेल की एक और बड़ी शॉपिंग। मेट्रो इंडिया कैश एंड कैरी कारोबार 100% हिस्सा खरीदने का किया करार। 2,850 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। और देश के मशहूर वाइन ब्रांड सूला विन्यार्ड्स की बेहद फ्लैट लिस्टिंग। 357 के इशू प्राइस के मुकाबले 361 के आसपास की अपनी पारी की शुरुआत, अब करीब 5.5% नीचे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कमाई का अड्डा में। मैं हूं हर्षिता, मेरे साथ है वीरू। और भारतीय बाजारों में आज फिर मुनाफा वसूली ही हावी होती दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज जो है कि 18,100 को टेस्ट करने के बाद 18,068 के लेवल्स को छूने के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है। अभी भी आपको 56 अंकों के नुकसान पर इंडेक्स दिखाई देगा, लेकिन डे लो से अगर आप कंपेयर करें तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर है कि 18,100 के पार हम निकलते हुए दिखाई दिए। निफ्टी बैंक करीब 150 अंकों के नुकसान पर 42,459 के लेवल्स, ये भी आप देखिए 42,231 तक टूटा था। वहां पर भी थोड़ा सा 300 पॉइंट तक का रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया है। और मिड कैप्स में आज बिकवाली दरअसल दिग्गज काउंटर्स या फिर दिग्गज इंडाइसेस की तुलना में ज्यादा देखने को मिली है, लगभग 300 अंकों का नुकसान। इनफैक्ट सुबह में तस्वीर ऐसी थी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:10 था। अब स्थिति उससे थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है, हालांकि गिरने वाले शेयरों की संख्या अभी भी ज्यादा है। ये रेशियो अब 1:6 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो गैप अभी भी बना हुआ है। गिरने वाले शेयर अभी भी ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में, लेकिन उतनी ज्यादा कमजोरी नहीं है जितना शायद सुबह में देखा था। तो इस रिकवरी को कैसे पढ़ें? क्या हम फिर से 18,200 की तरफ अटेम्प्ट करेंगे मूव, या फिर नीचे की तरफ ही बाजार खिसकता हुआ दिखाई देगा? इस बड़े सवाल का जवाब हमारे जानकार देंगे। याद रखिए, आज एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी, और उस बीच ये वॉलेटिलिटी साफ देखने को मिल रही है। पीरू, आफ्टरनून। सुबह का जो गैप अप था वो शायद इस डैमेज को शायद जितना हुआ आज एग्जैक्टली दिखाता नहीं है, क्योंकि सुबह एक पुल बैक था। देखिए, आज हमारी क्लियर कट अप्रोच थी हर्षिता। पिछले पूरे 5 दिन के स्टैट्स में, डेटा में, एफआईएस के अप्रोच में, पुट कॉल्स, चार्ट्स, सबसे बड़ी चीज थी कि एफआईएस की शॉर्ट पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप थे, वो नेट शॉर्ट थे। आज सुबह हमारी क्लियर कट अप्रोच थी। डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार रेजिस्टेंस लेके आइएगा आज का। अब आज की अप्रोच क्या थी? आज जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था, याद रखिएगा, 18,282 और 18,346। ये ट्रेजेक्ट्री पार ना हो, ये वो ट्रेजेक्ट्री है जहां पे सबसे बड़े कल कॉल राइटर्स थे। तो शॉर्ट जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूएस का ये पुल बैक कन्विंस अगर आप देखें नहीं कर रहा है। उनका स्ट्रक्चर और हमारा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्लियरली मॉर्निंग में डिफाइन किया गया था, बहुत डिफरेंट है। वो धरातल पे हैं, हम आकाश पे हैं अभी भी। और अगर आपने शॉर्ट किया हो तो मेरी क्लियर कट अप्रोच थी। 3 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। एक है 18,200 की ट्रेजेक्ट्री, जो कि पुट राइटर्स का जोन था, लेकिन कमजोर जोन था, लेकिन वो कल का क्लोज पॉइंट था। और उसके नीचे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो था करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 18,141 पे। और उसके नीचे जाते जाते मैं डिफाइन कर गया था कि शॉर्ट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आपने किया है एंड यू विल गेट 18,062 ऑन द डाउन साइड, तो अपने शॉर्ट्स को कवर कर लीजिएगा। मैंने इनफैक्ट ट्वीट भी किया था कि प्लीज कवर योर शॉर्ट्स एट 18,062। वो क्या है? वो है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े पुट राइटर्स का क्लस्टर। तो अगर आप इंट्राडे लो देखें निफ्टी का, आज क्या था इंट्राडे लो निफ्टी का? तो वो था करीब करीब 18,068। तो एक बहुत ही, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट का जो व्यू था वो अपना बिल्कुल कारगर अगर आप देखें दिखा गया। अब स्टैट्स क्या कहते हैं, लेट्स चेक। क्या कोई एक्सपायरी ट्रेड है? याद रखिएगा, ये 22 दिसंबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। एक बार जरा देखते हैं स्टैट्स। 3 कॉल्स, 3 पुट्स। क्या मैं कोई पुल बैक ट्रेड लूं? क्योंकि देखिए, शॉर्ट ट्रेड तो मैं अब नहीं करूंगा।
1820 1.33, 18300 42.18 और 18400 ये लॉन्ग लिक्विडेशन है, याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही, नो, इट्स लॉन्ग लिक्विडेशन। तो मैं इन स्टेट्स को देखते हुए हर्षता, स्पेशली द काइंड ऑफ कॉल राइटिंग वी आर विटनेसिंग एट 18,200, 1.33 CR करोड़ लॉन्ग का व्यू नहीं है हर्षता निफ्टी पर। आई थिंक अगर आप दोनों कॉल्स को देखें पुट्स को, आई मीन 18,100 डॉक्टर साहब दोनों स्क्रीन पे पहले दिखाइएगा। यस, 1.2 CR कितना हो गया आपका 18,100 के पुट का, और यहाँ पे हो गया 1.68। मैं निफ्टी पर अभी कोई पुल बैक ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करूंगा आज तक। मेरे को लगता है मोर और लेस इस वक्त हम एक्सपायरी ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। लाइए निफ्टी बैंक अब। नो ट्रेड ऑन निफ्टी, पुल बैक ट्रेड कोई नहीं, ना शॉर्टिंग ट्रेड, न्यूट्रल जाएंगे यहाँ पे क्लोजिंग में, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेंगे। निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। क्या अप्रोच थी? सुबह का लेवल था 43010, ये बाइसेक्ट नहीं होगा पुल बैक में तो शॉर्ट जाइएगा। वीरू उन लेवल्स पर आएंगे, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा फियर फैक्टर है ना वो कोविड है, और उसी पर स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर सभा में बात भी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो देखते वो सुनते हैं और फिर मार्केट को रिविजिट करते हैं। 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हाल स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक बयान आया, सतर्क रहें, सावधानी बरतें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। ये हमने पहले भी सुने हैं, लेकिन एक बार फिर वो बयान सामने आते हुए। लेकिन एक चीज़ जो बदलेगी, तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो भारत वापस लौट रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग होगी, तो ये एक कदम उठाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स राज्यों को कहा गया है
कि अपने जो नागरिक हैं उनमें बूस्टर डोज के प्रति जागरूकता और बढ़ाएं, उसको थोड़ा सा और पुश करते दिखे। हालांकि एक पॉजिटिव तो मुझे इसमें ये लगा वीरू कि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि भारत में कोई नया वेरिएंट पाया गया या फिर कोई जो लोग आए हैं भारी पैमाने पर भारत में केसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये बस हमारे आसपास जिन देशों में कोविड की संख्या बढ़ने लगी है उसके मद्देनजर एक प्लान तैयार है। जी हाँ, तो संसद को अगर आप देखें, संसद दो स्टेटमेंट रखते हुए आपके स्क्रीन पे भी आप उनकी पूरी की पूरी अगर आप देखें टिप्पणी हमने सुनी। अब आते हैं बाहर फिर एक बार बाजार पे, और देखिए निफ्टी पे हम बात कर चुके थे और आवाज की सेकंड हाफ यानी क्लोजिंग की अप्रोच समझ चुके थे। बैंक निफ्टी पे हमने क्या किया था, आई मीन 43010 42840 ये जोन बाइसेक्ट नहीं होगा तो हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट करते वक्त दो चीजें ध्यान रखनी है, कल कर लो, अगर वॉलेट हो तो फिर हमारा स्विंग हमें कहां तक ले जाएगा, याद रखिएगा 42240, और एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्टरी लो है। और इनफैक्ट 1 घंटा पहले मैंने आपको अपडेट कर भी दिया था कि कवर योर शॉर्ट। क्या अब कोई फिर अगेन शॉर्ट ट्रेड या फिर कोई पुल बैक ट्रेड लेना चाहिए? डेटा लेके आइए प्लीज। कॉल्स और पुट्स, कॉल्स और पुट्स क्या कह रही हैं? मेरे स्क्रीन पर जो आज का बैंक निफ्टी का लो है वो याद रखिएगा, मोर और लेस बैंक निफ्टी ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विजिट कर लिया है। आज का लो बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली अगर आप देखें जो 50 डे में है वो आपने पूरा कर लिया है। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 42.4 23 लाख, 42.5 50 लाख, आउटस्टैंडिंग वाई 54 लाख का, और 42.600 अगर आप देखें 48,70,000 शेयर, 42 लाख कॉल जुड़ी हैं यहाँ पे। और पुट्स में जो कन्विक्शन है वो है 42,200 वाले पुट राइटर पे, जो कि करीब 33 लाख कॉल पुट बेच के बैठा हुआ है। दैट मीन्स वो कह रहा है कि ये क्लोजिंग 42,200 को डिफेंड कर लेगी, 50 डेमा को डिफेंड कर लेगी। हर्षदा, वी आर ऑलरेडी ट्रेडिंग एट 42,500 और 42,500 पे ऑलरेडी एक कॉल राइटर है। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे मैं दोनों ही इंडिसेस पे सुबह के अच्छे शॉट के बाद बचूंगा ट्रेड करने से इस वक्त, क्योंकि अब ये एक्सपायरी गेम चलेगा। यहाँ से आप डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत वो फ्रूटफुल नहीं होगा हर्षदा। तो आइदर वे तेजी करके फंसेंगे, मंदी करके फंसेंगे, दोनों तरह से थोड़ा बहुत तो कॉशियस रहिएगा अगर आप इंडेक्स का ट्रेड लेना चाहते हैं। फटाफट आपको ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखा देते हैं, फिर लक्ष्मण रॉय को जोड़ेंगे क्योंकि आज 3:30 बजे कोविड पर ही दरअसल प्रधानमंत्री की भी एक बैठक होने वाली है। उसमें किन खास बातों पर बात की जाएगी और ओवरऑल किस तरह का मूड माहौल दिल्ली में चल रहा है कोविड से जूझने के लिए, उस पर लक्ष्मण तैयार होंगे। लेकिन पहले फटाफट से, क्योंकि मार्केट की हम चर्चा कर रहे हैं, एक बार ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर देखिए। मूड माहौल बदला नहीं है, दबाव अभी भी कायम है। हाँ, डे लो से मार्केट में रिकवरी आई है, तो ट्रेंड तेजी की तरफ अपोलो हॉस्पिटल में, लेकिन कल की अच्छी तेजी थी, उसके सामने बहुत माइल्ड गेन्स है। अपोलो एसबीआई लाइफ में आरईसी अच्छा चला है क्योंकि जेफरीज ने कहा यहाँ पर 4% का वेटेज देंगे अपने इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में, और लुपिन में हमने देखा 1.5% तक की बढ़त। क्या पिट रहा है वो स्टॉक्स आपके सामने। बंधन बैंक 5% नीचे, गुजरात गैस, यूपीएल की सबसे ज्यादा धुलाई हो रही है और ये स्टॉक था जिस पर आज सुबह में भी हम बात कर रहे थे। बजाज फिनसर्व में भी हमने देखा है करीब 2% तक का नुकसान देखने को मिला है। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स है जहां पर क्लियरली दबाव बनता हुआ। फटाफट से लक्ष्मण को जोड़ लेते हैं, उनसे एक अपडेट लेंगे और फिर हमारे जानकारों से पूछना शुरू करेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी आज दोपहर स्पेशली क्लोजिंग के लिए। लक्ष्मण, हमने मनसुख मांडविया साहब का दरअसल बयान सुना और वही स्टैंडर्ड बातें कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। आज जो इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शायद एक स्टेटस चेक लेते हुए दिखाई देंगे कि हमारी तैयारी क्या है। क्या वहां पर कुछ और कठोर स्टैंड सरकार का आ सकता है या फिर उसकी तैयारी की तरफ हिंट्स आ सकते हैं क्या? दरअसल जिस कठोर फैसले या जिस कदमों का आप इंतजार कर रही हैं वो कदम का ऐलान जाहिर तौर पर स्वास्थ्य मंत्री लोकसभा में नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कुछ देर बाद बैठक लेने वाले हैं। तो वहां से जो चीज़ें निर्देश निकल कर आएंगे उसका फिर औपचारिक ऐलान आगे चलकर देर शाम होता हुआ दिखेंगे। तो ये जो शाम में बैठक हो रही वो इसकी पृष्ठभूमि अभी आपने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के बयान में सुन लिया कि पूरी दुनिया में कोविड की संख्या बढ़ रही है, भारत में उनके मुकाबले संख्या काफ़ी कम बढ़ रही है, लेकिन हमने कोरोना के दोनों डोज दिलवाए, 90% आबादी जो पात्र आबादी थे उनको दिला दिया चुका है। अब हम लोग प्रिकॉशन डोज पर जोर दे रहे हैं और फिर जाके आगे चल के सावधानी बरतने पर जोर होगा। तो इस पृष्ठभूमि में ये प्रधानमंत्री की बैठक होने वाली है जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और फिर उसमें रणनीति ये बनेगी कि आखिर अभी जो हालात है, अगर हालात ऐसे ही आगे चलकर बिगड़ते हैं, कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो क्या इंतजाम है ऐसे मरीजों को इलाज करने को लेकर के। अस्पतालों में व्यवस्था अभी
अभी से क्यों ना सुविधाएं बढ़ा दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया जाए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए काफ़ी चुनिंदा लैब है, चुनिंदा सुविधाएं, उसको कैसे बढ़ाया जाए। सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग की संख्या बढ़ा दी जाए। जैसे अभी मनसुख मांडविया जी कह भी रहे थे कि एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, तो उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए। तो इस तरह की रणनीति का ऐलान आप प्रधानमंत्री की इस बैठक के बाद होता हुआ दिखेंगे, जो 3:30 बजे प्रधानमंत्री खुद बैठक करने वाले हैं। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। ऑफ कोर्स 3:30 बजे के बाद के अपडेट्स पर अब बाजार की नज़रें कल सुबह में रहेंगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट ध्यान देना चाहेगा कि यहाँ से स्थिति कैसे संभाली जाए और उसके लिए किस तरह का स्टांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है सरकार का। इस बीच हमारे जानकार तैयार है अपने ट्रेड्स लेकर। प्रकाश गाबा, गौरव बिस्सा, प्रशांत सावंत, शर्मिला जोशी आपको बताएंगे आपने आपकी क्या रणनीति अपनानी है आज के दिन, और ऑफ कोर्स किन ट्रेड्स पर आपकी फोकस होना चाहिए। आज इनफैक्ट एक इंडस्ट्री चेक भी हम लेंगे, होटल सेक्टर, क्योंकि यहीं पर कल सबसे ज़्यादा गिरावट आती हुई दिखाई दी थी। इंडियन होटल्स, बाकी सभी कंपनियों में दबाव देखने को मिला था। ये कोविड के कहर का इम्पैक्ट, एक तो पीक सीजन है इनके लिए, दूसरी तरफ ये कोविड का डर। तो ऐसे में क्या अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और इस समय डिमांड की सिचुएशन कैसी है, इस पर विशाल कामत हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं, कामत ग्रुप ऑफ होटल्स के डायरेक्टर। यही नहीं, आज हम सिंह को भी कार्यक्रम में जोड़ेंगे, उनके हाथ भी एक दिलचस्प खबर है। ऑफ कोर्स 4 का चौका भी होगा और मार्केट के एक्शन पर चर्चा होगी। लेकिन फ्लोर खोलते हैं और इस समय के ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा साहब, आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड है हाथ में? एक लॉन्ग साइड लेंगे, एग्रेसिव ट्रेड है, वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। लगता है यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है और पॉसिबल है कि 1250 तक जा सकता है। ट्रेड करें 1235, अभी स्टॉप होगा 1225। सो 10 रुपीज स्टॉप लॉस और 15 रुपीज का टारगेट है। मुझे लगता है एक अप मिल सकता है यहाँ पर आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, प्योरली बाउंस ट्रेड। प्योरली बाउंस प्ले आईसीआईसीआई लोमबार्ड। एक चीज है, थोड़ा सा मैं ये स्वीकार करूंगा कि अब बैंक निफ्टी अपने 42,500 के कॉल राइटर के ऊपर आता हुआ। एक काम करते हैं, फटाफट इसी पे एक कॉल ले लेते हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, 42,500 के कॉल राइटर के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेवल करता हुआ, कोई कॉल पकड़ेंगे क्या? जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। हर्षदा एंड ऑल द पैनलिस्ट, गुड आफ्टरनून। तो फिलहाल जैसे कि आपने कहा, फिलहाल मेरी ये राय थी कि 42,200 के पुट राइटर्स के अगेंस्ट एक मूव आए तो शायद अच्छी बड़ी मूव आ सकती है। अपसाइड पे मैं कोई ट्रेड अभी लेना नहीं चाहूंगा, तो मैं लास्ट 1 आवर के लिए एक्सपायरी में कोई ट्रेड नहीं करूंगा और मैं सिर्फ इसको एक पुल बैक मानूंगा, कोई ट्रेंड चेंज नहीं। मैं वेट एंड वॉच ही करूंगा इंडाइसेस। तो सेम ही अगर आप देखें, एग्जैक्टली व्यू पे मैं ही काम कर रहा हूँ। 2 बजे की कमेंट्री के मुताबिक नो ट्रेड, नो डायरेक्शनल ट्रेड फॉर द टाइमिंग। अच्छा, आपका स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड प्रशांत? जी विजू, मुझे डिवीज लैब जो है, ओवरऑल फार्मा सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स ऊपर आए, तो इसमें जो स्टॉक बेस बना के एक हायर बॉटम बना के ऊपर आए और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आए, वो डिवीज लैब है। बाकी सारे ही स्टॉक्स एक दिन में ऊपर आए थे, अब थोड़ा रुक से गए। तो मैं डिवीज लैब के साथ जाना चाहूंगा। ये करीबन अभी 3,505 के आसपास है स्पॉट में। मैं यहाँ पे 3,470 यानी करीबन 1% रिस्क लूंगा और मेरा जो टारगेट होगा वो 200 दिनों के एवरेज पोजिशनली यानी 3,770-50 के आसपास मैं टारगेट देख रहा हूँ। रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है, तो ये ट्रेड मेरी होगी। ओके, आप डिवीज लैब को पिक कर रहे हैं, एक सेकंड स्क्रीन पे लेके आइएगा। इनफैक्ट कल इसमें काफी सुपर स्विंग था, आज करीब 3503 पे ट्रेड करता हुआ। कल का पुल बैक इतना स्ट्रांग था कि आज इसे थोड़ी, अगर आप देखें, चलने में दिक्कत हुई, बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। बट याद रखिएगा, एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही स्ट्रांग सप्लाई जोन को इसे पार करना है। और डिवीज लैब में आप याद रखिएगा, कभी भी इस पूरे डाउन ट्रेंड में बहुत दिक्कत दिखाई है 150 डेमा को पार करने में, और अभी भी ये 100 डेमा से स्ट्रगल कर रहा है। ओके, पर आपका व्यू है यहाँ पे लॉन्ग का, डिवीज लैब का, प्रशांत जी का। प्रकाश का का ट्रेड हो गया। गौरव जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? मैं जो स्पेस में प्रेफर करूंगा वो है सीमेंट स्पेस, जहाँ पे काफी अच्छे पोजीशन से बने थे और यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी भी आ रही है, एक रिटेस्ट हो रहा है। उसमें अगर आप देखेंगे तो डालमिया भारत काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीरू जी, तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हमको देखने मिला था, ब्रेकआउट हुआ था 1860 के आसपास में। अब वहां पे कल जो लो बनाया था, वहीं पे एक लो बना के रिटेस्ट करके स्टॉक जो है थोड़ा सा फ्लैटिश टाइप का है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर निफ्टी में अगर थोड़ी उछाल अगर आती है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है, तो रिटेस्ट वाला जो आइटम है जिसका ब्रेकआउट को रिटेस्ट हुआ है, वो एक अच्छी उछाल दे देंगे। तो यहाँ पे आप 1800 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और ऊपर में आप इसको 1940 के लिए प्ले कर सकते हैं। 1940 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर एक ब्रेकआउट आएंगे और स्टॉक जो है वो आप 2020-2040 के लिए प्ले कर सकते हैं। तो काफी सेफ स्ट्रक्चर जो लग रहा है वो डालमिया भारत का है।
कि डालमिया भारत एक सेफ स्ट्रक्चर लग रहा है आपको यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए। लेके आइएगा स्क्रीन पे डालमिया भारत, एक सेकेंड। ये आपकी स्क्रीन पे डालमिया भारत करीब करीब 1861 पे ट्रेड करता हुआ, और इसने आज कल परसों में अपने बाजार के इस फॉल में हमें रात भर पार्टिसिपेट नहीं किया। स्टिल ये स्टॉक एग्जैक्टली एट 1862.80 अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल व्यू लेते हैं। शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मिला जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। शर्मिला, ये इनफैक्ट लास्ट 3-4 सेशन में ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस चल रहे थे, लेकिन कोविड वरीज लग रहा है कि शायद थोड़ा सा हम पे ज़्यादा भारी हैं, या आपको लगता है इसके कुछ और कारण भी थे? आई मीन एफआईएस का एग्जिट क्रमबद्ध तरीके से, आई मीन कोविड फियर्स रेज होने से पहले अगर आप देखें एफआईएस का एग्जिट था, कैश में डेरिवेटिव्स में उनकी पोजीशंस काफ़ी नेगेटिव थी। आप कैसे अप्रोच कर रही हैं, या फिर ये जो कोविड फियर का जो प्राइस डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो चुका है क्या आज आपको लगता है, या फिर अभी पेन बाकी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीरू, वेलकम टू मुंबई। बहुत अच्छा लगा आपको मुंबई के स्टूडियो में देखकर। थैंक यू शर्मिला। यस, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा जो असर हम मार्केट पे देख रहे हैं वो सिर्फ कोविड की कंसर्न नहीं है। उसके पहले ही आई थिंक जिस तरह के संकेत आ रहे थे ग्लोबल मार्केट से, वहीं से करेक्शन चालू हुई थी। एंड आई थिंक अगर आपको याद होगा तो पिछले हफ्ते ही जिस तरह से वो हफ्ता बंद हुआ था, तभी ऐसे लग रहा था कि समथिंग हैज चेंज इन द नेचर ऑफ द मार्केट, और यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है। अब उसमें ये कंसर्न पिछले 2 दिनों में ऐड हो गया है कि जिस तरह से चाइना से कमेंट्री आ रही है। एंड आई थिंक समवेयर इट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ नी जर्क एट दिस स्टेज, क्योंकि पिछले जब 2019 में पहले समय हम खबरें सुन रहे थे कोविड की, तब शायद हमने क्या किसी ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, और उसका इम्प्लीकेशन ही हमको मालूम नहीं था कि किसने ऐसी दुनिया देखी थी वेयर बॉर्डर्स वुड क्लोज। वो सिर्फ हमने पढ़ा था कि बॉर्डर्स विल क्लोज, लेकिन वो क्या चीज असल में होती है वो हमने ना देखी थी ना समझी थी। तो आई थिंक विच इज व्हाई पीपल आर प्रोबेबली थोड़ा जो आप कह रहे हैं ना कि जो असर ज्यादा दिख रहा है, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दैट। पर मुझे लगता है कि वो भी अभी थोड़ा इट इज सॉर्ट ऑफ यानी जो अभी तक हमारे सामने खबरें हैं उसके हिसाब से ये रिएक्शन थोड़ा ज्यादा लग रहा है। बट वी आर कॉशियस एट दिस स्टेज, क्योंकि हम उसमें से गुजर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि चीजें अगर खराब होनी है तो वो और कितनी खराब हो सकती है, और इसीलिए शायद मार्केट थोड़ा संभल के पैर रखता है। बट फॉर द बेटर पार्ट आई थिंक शायद जो अभी तक के कंसर्न्स है दे आर सॉर्ट ऑफ प्राइस्ड। शर्मिला, ऐसे में इस समय अगर आप कोई ट्रेड ले रही हैं तो किस तरफ रहेगा, तेजी मंदी? So now this is a very strange situation, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि एक हफ्ते पहले हम ये सब सोच रहे थे कि जो ओपन अप ट्रेड्स है वो लेने चाहिए, सो यू शुड बाय होटल स्टॉक्स क्योंकि सब लोग छुट्टियां मनाएंगे एक्सेट्रा। लेकिन अब फिर से ये बात हो गई है कि आपको डिफेंसिव्स देखने हैं, वंस अगेन डायग्नोस्टिक स्टॉक्स आर बैक इन फ्लेवर। सो आई थिंक मेरे लिए जो एंड्योरिंग ट्रेड वो है वो बैंकिंग में है अभी भी। आई थिंक कि आई वुड स्टिल बी पॉजिटिव ऑन बैंकिंग एज अ सेक्टर और बैंकिंग स्टॉक्स पर। तो थोड़ा कॉशियस बाइंग है, थोड़ा डिप्स पे बाइंग है, लेकिन जिस सेक्टर में अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ वो है बैंकिंग। बैंकिंग साइड पर आपको लग रहा है वहां पर आइडियाज कुछ ढूंढे जाएं ट्रेड के, और बैंक्स में ही कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे तो आपको उसमें साफ दिखाई देगा कि कहां से सपोर्ट है। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की बड़ी भूमिका है, और एचडीएफसी। इनफैक्ट सुबह में तस्वीर ऐसी थी कि आईसीआईसीआई एचडीएफसी की तरफ से दबाव था, लेकिन नेशनल लेवल से रिवर्सल आया है। गौरव बिस्सा, इन बैंकों में कुछ आप इस समय फ्रेश ट्रेड ठीक समझ रहे हैं क्या, बीएटा कोटक या फिर आईसीआईसीआई? ये कोटक तो एक क्लियर अंडर परफॉर्मर रहा है सो फार। अगर आप पिछले या 1.5 महीने का ट्रेड देखें, जो मोमेंटम में है, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जिसके हैं वो है एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भी मैं ये नहीं कहूँगा बहुत वीक है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर आप अगर देखते हैं एक्सिस बैंक का, तो काफी अच्छे ब्रेकआउट्स है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में, लॉन्ग टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट्स काफी अच्छे हैं। तो मुझे अगर यहाँ पे कोई पुल बैक के लिए अगर ट्रेड लेना है तो मैं एक्सिस बैंक के मैं फोकस रखूंगा। मैं अगर 910 का स्टॉप लॉस आप कि अगर ये छोटा स्टॉप लॉस 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस सस्टेन अगर हो जाता है तो फिर से स्टॉक जो है एक बार 950 के लेवल टच कर सकता है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी प्ले करना चाह रहा हूँ या मैं बैंकिंग स्टॉक्स को प्ले करना चाह रहा हूँ तो एक्सिस बैंक जो है वो मेरा प्रीफर्ड स्पेस रहेगा। और अगर मेरा हॉरिजॉन थोड़ा बड़ा है, मैं रिस्क एपेटाइट है, तो मैं पीएसयू बैंकिंग स्पेस में कैनरा बैंक को प्रेफर करूंगा, जहां पे मुझे एक वीकली चार्ट पर अभी ब्रेकआउट था
300 के आसपास का। मैं वेट करता आज कि एक बार 300, 200-300 अगर आएंगे तो मैं हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करूं, लेकिन कोई अगर रिस्क ले सकता है तो 300 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में बाय कर सकते हैं। अच्छा ब्रेकआउट का रिटेस्ट हो जाएगा और काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। अच्छा, पूरे बाजार में एक स्टॉक और खुश है, जुबिलेंट फूड। क्या लग रहा है आज तक 20 मिनट की डिलीवरी उन्होंने 14 जोन्स में क्या टाइम पे शुरू कर दिया है क्या? है आज करीब 531.70 पे ट्रेड करता है। ट्राई करना चाहिए वीरू, एक्चुअली पता डिटेल नहीं आया कि किन जोन्स में इनफैक्ट वो होगी। शर्मिला, कोई आइडिया किन जोन्स में 20 मिनट डिलीवरी शुरू होगी? क्योंकि प्रेस रिलीज में तो वो मेंशन नहीं था। नहीं यार, नो आइडिया। और मेरे हिसाब से इस तरह का प्रेशर अपने आप पे डालना नहीं चाहिए ना। आई आल्सो एग्री। ना एज अ बिजनेस डालना चाहिए, ना एज अ कंज्यूमर डालना चाहिए। बिल्कुल। आई वुड रियली बी वरीड अगर सिर्फ 20 मिनट में वो दूसरी बात ये है कि क्यों अपनी वर्कफोर्स पे क्यों इतना बोझ डाल रहे हो? बेचारा वो भी सड़क पे है, ठीक है ना। आप उसको अनवांटेड रिस्क अगर आप देख रहे हैं, वो किसका था? जोमेटो का था। कितना था टाइम मिनट? कितना 10 मिनट्स था ना? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स आई थिंक डिलीवरी इन 15 मिनट्स। वो खाना पकाने में तो टाइम लगेगा ना, पर ये तो 20 मिनट्स में, यानी कि आपके ऑर्डर करने के साथ ही 20 मिनट में आना है। दैट इज मोर चलिए चैलेंजिंग। बाहर निकलते हैं जब ये वास्तविकता में हो जाएगा। खैर, हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि 20 मिनट में अगर आप देखें सिर्फ पिज़्ज़ा हमारे घर पे खड़ा रहे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। खैर, इस बीच एक बार हटते हैं, जरा थोड़ा सा बाजार की टर्बुलेंस से हटके जरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं, जहां बाजार इंटरेस्ट दिखा रहा है। REC, आई थिंक आज सुबह बात हुई थी ना हमारी इस पे क्रिस वुड्स के। अगर आप देखें जो वुड के मॉडल पोर्टफोलियो में इसका जो वेटेज है, हल्का सा वेटेज बढ़ा या एंट्री हुई है? एंट्री हुई है। वेट 4% वेट के साथ इन्होंने एक्सपोजर लिया है। यस, 113.55 पे ट्रेड करता हुआ डी हाई की ट्रेजेक्टरी में। और उसके बाद एलकेएम को देखिए, यहाँ स्ट्रेंथ है। PNB आज एक फ्लैट भूमिका में है। एम्फेसिस अगर आप देखें तो थोड़ा सा अच्छा करता हुआ, और साथ ही साथ ICICI लोम्बार्ड जो प्रकाश सर ने पिक किया अभी थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ स्टॉक्स जहां पे काफी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, उसमें ल्यूपिन भी शामिल है, करीब करीब आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 761 पे। अच्छा शर्मिला जी, अभी आपसे बात हो रही थी मार्केट आउटलुक पर, और आई थिंक फार्मा को एक फोर्स मिल गई है यहाँ से। वो फार्मा जो कि पिछले 1 साल में अपने हायर लेवल से ट्रिम हुआ, उसके बाद साइडवेज हुआ, बड़े एवरेजेस को काटने के लिए, बाइसेक्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ एक्वायर करने के लिए इवेंट, एक आई थिंक ट्रिगर की जरूरत थी। समहाउ आपको एक शायद मिल चुका है। आपका प्रिफर्ड फार्मा में बाय क्या होगा शर्मिला इस वक्त? फार्मा में, या फिर डायग्नोस्टिक चेन्स में, या फिर हॉस्पिटल स्टॉक्स में? बिल्कुल। एंड आई थिंक एज यू सेड, जब कोविड की शुरुआत हुई तो फिर से एक फोकस आ गया था फार्मा पे, और वो पिछले साल में निकल गया था, क्योंकि जैसे पैंडेमिक का टेलविंड निकल गया तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से गिने चुने ऐसे फार्मा स्टॉक्स होंगे जिन्होंने ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक रिटर्न दिया होगा। तो उनमें एक ऐसा स्टॉक है JB केमिकल, जो मुझे काफी पसंद है, जिसका एक पॉजिटिव रिटर्न रहा। आई थिंक हाल ही में कुछ खबरों में भी था फॉर सम बाइंग देयर डूइंग, तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है। और अगर आप मुझे डायग्नोस्टिक इसमें पूछेंगे तो एक डायग्नोस्टिक कम हॉस्पिटल स्टॉक एक अपोलो हॉस्पिटल होता है, और उसके बाद मेट्रोपोलिस। सो यू नो, आई ऑलवेज फेल्ट कि डायग्नोस्टिक स्पेस आपके फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज उसमें जो करेक्शन आया था वो इसलिए भी था क्योंकि यू नो वो जो टेस्टिंग बड़ा होता था वो निकल गया था, और उसके साथ साथ जिस तरह के बड़े प्लेयर्स आए थे और यू नो द कॉस्ट कटिंग दैट वाज गोइंग ऑन, तो आई थिंक दोनों चीजें, वो प्राइस इरोजन, वो प्राइस कटिंग से भी हो गया था, और वो टेलविंड निकलने से भी हुआ था। तो दैट सेक्टर वाज बिगिनिंग टू लुक ओके एनीवे। तो उस स्पेस में मुझे मेट्रोपोलिस काफी पसंद है। तो मेट्रोपोलिस जैसे ट्रेड्स पर आपकी नजरें? हालांकि मेट्रोपोलिस में आज हमने देखा है कल की तगड़ी तेजी के बाद पोजीशंस कटी है। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, थायरोकेयर, सब में जो सुबह की तेजी थी या फिर कल की तेजी थी, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली में तब्दील हुई है। लेकिन कल से ही दरअसल ये कोविड का नाम सुना और होटल कंपनियों में हमने देखा करेक्शन शुरू हो गया। इंडियन होटल कल टूटा था, आज भी करीब 2-2.25% नीचे है, और ये एक स्टार परफॉर्मर था इस रिकवरी वाले, ये जो कोविड रिकवरी वाली थीम थी। यही नहीं, बाकी होटल स्टॉक्स भी। तो हमने सोचा कि हम एक जायजा ले ले कि इस समय कुछ कंसर्न है या फिर जब आएगा तो देखेंगे। विशाल कामत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामत होटल्स के डायरेक्टर हैं ये, और इनके बिजनेस होटल्स हैं, ऑफ कोर्स कुछ अच्छे खासे डेस्टिनेशन होटल्स भी है जो रिसोर्ट्स आप कहते हैं। विशाल, ये कोविड का नाम सुनकर भारतीय बाजार, भारतीय निवेशकों में तो थोड़ा सा पैनिक आ गया, जो सेल ऑफ कल और आज में हमने देखा है। फॉर यू पीपल जो बिजनेस करते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में, डर है और यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग विद ऑल प्रिपरेशंस कि अगर होगा तो कैसे एक्ट करना है?
आपने बहुत अच्छा मेरा ही लाइन कह दिया कि जब होगा तब देख लेंगे। बट आज की स्थिति जो हकीकत है कि होटल इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया चल रही है, थैंक्स टू तिथि डेट्स, वेडिंग्स, फंक्शंस, इवेंट्स। क्योंकि जो बॉटलनेक और जो बिल्डअप हुआ था 9 महीने पहले, 1 साल पहले, वो पूरा का पूरा खुल गया उस हिसाब से। क्योंकि देखिए कोरोना ने ये भी दिखाया कि वर्क फ्रॉम होम से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको डीलर्स को मीट करना है, नए एम्प्लॉइज का ऑनबोर्डिंग करना है, आपको जोनल मीट्स करके आपका बिजनेस बढ़ाना है। और इंडियन इकोनॉमी ऐसी है जहां हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिल मिल के व्यवहार करने में ज्यादा खुशी होती है और ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से जो हमने देखे हैं कि कॉर्पोरेट और सोशल दोनों का जो बाउंस हुआ है। और हमारी वैसे भी ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये वेडिंग की सीजन ही है। तो उस हिसाब से इसका सबका मिलके एक बढ़िया भेल, एक बढ़िया लाभ मिल चुका है हमारे पूरे इंडस्ट्री को। यातन, आप कुछ मेजर्स लेंगे? आई एम श्योर सैनिटाइजेशन विल बी ऑन पार, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने नहीं पहने, बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू द क्रिसमस वीकेंड और उसके बाद उससे सबसे बड़ा इवेंट तो न्यू ईयर रहेगा और दोनों अच्छे खासे वीकेंड्स पर आ रहे हैं। सो आई एम श्योर बुकिंग्स और इंक्वायरीज तो एकदम एक चरम पर होगी। कोई आपको लग रहा है कुछ चेक्स की जरूरत होगी? जैसे एयरपोर्ट्स में शायद रैंडम चेक्स होंगे, कि आप लोग भी कुछ रैंडम चेक्स करने की प्लान करेंगे? इट्स अ लिटिल अर्ली, लेकिन क्या इसके बारे में सोचे? चेक्स तो हम नहीं करते मैडम, बिकॉज वी आर नॉट मेडिकली क्वालिफाइड टू डू दैट। बट हम जरूर क्वालिफाइड है कोरोना के ऊपर पूरे नॉर्म्स फॉलो करने में। और हमने जो 2 साल पहले भी पूरे जो कोरोना जब पूरा देश जूझ रहा था उससे, तब हमारी इंडस्ट्री ने आके वंदे भारत और होटल को कोरोना सेंटर्स और अनेक ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे, जिससे सोशल कॉस्ट भी हुआ और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत फायदा हुआ उससे। तो हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी उसमें पूरी माहिर है कि कैसे कोविड प्रोटोकॉल्स को मेंटेन रखना। और अभी जो भी गाइडलाइंस आएंगे हम गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, जैसे हम आज तक करते आ रहे हैं। फिलहाल कोई गाइडलाइंस निकली नहीं है, क्योंकि अभी तक ये जो स्केयर है ये एक बहुत ही लोकलाइज्ड चाइना बेस्ड ही स्केयर है। अभी उसके अनेक कारण हो सकते हैं, उस कारण में न जाते हुए मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री और हमारे देश में आज इसका कहीं भी आपको प्रभाव दिखता नहीं है। आज भी लोग जिस तरह से, क्योंकि एक तो हमारा देश काफी एडवांस्ड है डबल वैक्सीनेशन में, तो हमारे यहाँ आई बिलीव 95% डबल वैक्सीनेटेड हुए हैं। तो इसके वजह से हमारी जो सोसाइटी है काफी हर्ड इम्यूनिटी हो गई। और काफी इनफैक्ट आजकल तो अलग अलग दूसरे रोगों के ऊपर ज्यादा वापस लोगों का ध्यान है। कोरोना तो अभी भूल ही गए लोग, या डेंगू है, बाकी है जो और भी डेंजरस चीजें हैं आज हमारे समाज में। ओके, अभी तो आप अगर आप देखें विशाल जी काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। इनफैक्ट एयरपोर्ट ट्रेवल्स और एयरपोर्ट्स की अगर आप देखें भीड़ ये काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आपकी फाइनेंशियल सिटीज़ में अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, आपके लेजर होटल्स भी हैं, आपके हेरिटेज कलेक्शंस भी हैं। विशाल जी, अभी ऑक्यूपेंसी किस ट्रेजेक्ट्री में है? और एक और चीज़ बताइएगा मुझे कि एग्जैक्टली इस वक्त जो टैरिफ रेट्स हैं पिछले 6 महीने में किस दिशा में गए हैं? क्या वो क्रिसमस तक आते आते, न्यू ईयर तक आते आते और फर्म हुए हैं क्या? और ऑक्यूपेंसी रेट्स आई मीन हर जगह, आई मीन चाहे वो बिजनेस ट्रेवल हो या फिर लेजर ट्रेवल्स में, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? तो जरूर सर, क्या हुआ है कि ये तो सीजन ही है, तो इसमें हाई ऑक्यूपेंसी होना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि ओवरऑल जो ARR बोलते हैं हम, एवरेज रूम रेट, वो जरूर ऊपर गया है। और वो सिर्फ दिसंबर तक नहीं, वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमारे कॉस्ट भी बढ़ चुके हैं। देखिए पावर बढ़ चुका है, लेबर कॉस्ट बढ़ चुका है, बीच बीच में आप देखते हैं फूड इन्फ्लेशन जंप मारता है। तो इसके वजह से एक बैलेंस रखने के हिसाब से हमारे जो हायर ADR हैं और हमारे हायर टैरिफ्स हैं, वो एक्चुअली हायर नहीं है, वो इन्फ्लेशन और बाकी खर्चों के हिसाब से ऊपर हो चुके हैं। और उसी हिसाब से आज हमारी इंडस्ट्री ने, आप गाड़ियां देखिए, कार इंडस्ट्री देखिए, अनेक इंडस्ट्री देखिए, जहां ओवरऑल कॉस्ट बढ़ चुका है, इसके लिए उनका सेलिंग प्राइस भी बढ़ चुका है। मगर खुशी होने की बात यह है कि इनपुट कॉस्ट, सेल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड है, लोग खुशहाली से खर्चा कर रहे हैं। हमारे रिजॉर्ट डेस्टिनेशंस, ऑर्किड शिमला हो, मनाली हो, फोर्ट जादवगढ़ हो, ये हमारे लीजर डेस्टिनेशंस ओडिशा में बहुत अच्छे चल रहे हैं। मगर हमारा ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री वहां की, और सिटी होटल्स को भी इस बार लाभ मिल चुका है। क्योंकि जो एक चीज हमने देखा है कि बहुत लोगों का स्टेकेशन में बहुत लोग स्टेकेशन में और भी प्रेफर कर रहे हैं रादर देन गो आउट ऑफ टाउन। क्योंकि देखिए आप लोनावला प्लान करो या महाबलेश्वर
महाबलेश्वर प्लान करें या जो भी आप प्लान करते हैं, तो ट्रैफिक लगता है, एडवांस में प्लान करना पड़ता है। वहाँ महंगी हो या अलग, वो तो अलग बात है, मगर लोग क्या करते हैं, ऑर्किड होटल में, हमारे पूना में, बंबई में, हमारे तो स्टेकेशन करते हैं, फैमिली को आके रहना नहीं है घर पे, आओ रूम सर्विस एंजॉय करो, बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, मसाज ले लिया और बंबई में भी रह गए और फिर भी आपका हॉलिडे का हॉलिडे हो गया। तो ये एक अच्छा ट्रेंड दिखा और इसकी वजह से हमारी बुकिंग्स सिटी होटल्स में बहुत इंप्रूव हो चुका है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि लास्ट टाइम हमने जब बात की थी इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट के साथ, उन्होंने कहा था ये जो G20 भारत होस्ट करने वाला है उससे एक कायाकल्प होता दिखाई दे सकता है हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। क्या इंक्वायरीज आना शुरू हो गई है, स्पेशली ऑन द बिजनेस फ्रंट? आई एम श्योर लोग जो उन मीटिंग्स के लिए आएंगे वो पहले से ही बुकिंग और तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। इसका कुछ आप फायदा और देख रहे हैं और उससे कितना बिजनेस बढ़ सकता है? ये बहुत फख्र की बात है कि आज हम G20 के अध्यक्ष बन चुके हैं और ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा नेशनल फायदा है। सम्मान के अलावा ये जो अलग अलग मोर देन 100 लोकेशंस में और 50 डेस्टिनेशंस में G20 समिट हो रहे हैं, छोटे और बड़े दर्जों में। स्टार्टिंग हुआ था अंडमान निकोबार में, अभी बंबई में 16 से लेके 20 तारीख के बीच में उन्होंने बंबई में G20 किया था। इससे क्या है कि हमारे शहर में भी एक रौनक आ गई, इतने सारे लोग जो आ गए, उनकी वजह से होटल भी और आजू बाजू जो रेस्टोरेंट है, कैफे है, शॉपिंग एरिया है, क्योंकि ये जो समिट के लिए आते हैं उनका समिट के बाद उनको लीजर टाइम भी चाहिए, तो वो अनेक खर्चा करते हैं अलग अलग चीजों में, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो इसके वजह से अभी शिमला में होने वाला है, तो G20 हमारे शिमला में होने वाला है, दिल्ली में होगा ही होगा। तो ये जो मेट्रोस अलावा बी टाउन, सी टाउन, टियर 2, टियर 3 जो कहते हैं, इनको भी बहुत लाभ होगा। और इससे क्या है कि हमारे जो देश की इमेज है वो आज पॉजिटिव हो रही है, वो डबल पॉजिटिव हो जाएगी जब अनेक लोग बाहर से आके हमारे अलग अलग रूप देखते हैं। तो G20 जैसे गवर्नमेंट को और भी अलग अलग इनिशिएटिव जैसे लाना है, सपोर्ट करना है। आज जैसे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट जब भी स्पोर्टिंग इवेंट करता है, वर्ल्ड हॉकी हो या अभी जैसे क्रिकेट का चल रहा है, रणजी की अलग अलग टीम्स घूमते हैं, तो वो अलग अलग होटलों में रहते हैं, उससे होटल को भी फायदा होता है, हॉकी देखने के लिए अनेक पर्यटक आते हैं, इसके वजह से एयरलाइंस को भी और बाकी ट्रैवल को भी फायदा होता है। तो जनरेट करना बिजनेस, ये गवर्नमेंट को जिस तरह से G20 से कर रहे हैं, फिर उसको सपोर्ट करना हम सब तैयार हैं। तो विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक अभी आपका कॉन्फिडेंस चरम पे है और शायद ये जो चिंताएं अभी तक उभर रही हैं कोविड के, आप मानते हैं कि शायद उतना इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा होटल इंडस्ट्री पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इसका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जो इंडस्ट्री में चल रही है इस वक्त जिस प्रकार की वाइब्रेशंस हैं उनसे वाइब्रेट करने के लिए। मैं एयरपोर्ट से जब मुंबई के यहाँ आ रहा था वर्ली, तो मुझे बड़ी देख के खुशी हुई इस बार। सजावट मुंबई की काफ़ी अच्छी होती है और याद आ गई मुझे 2010 की दिल्ली, जब कॉमनवेल्थ गेम्स थे। उस वक्त दिल्ली इतनी खूबसूरत थी, हर्षदा की पूछिए मत, गजब खूबसूरत। और लेकिन फिर समय के साथ वो खूबसूरती चली भी गई। लेकिन हाँ, वो विजुअल्स देख के, वो दृश्य देख के 2010 की दिल्ली याद आ गई। खैर आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज वहीं पर ही है, इंडस्ट्रीज में कोई तब्दीली नहीं है। याद रखिएगा, एक टिपिकल एक्सपायरी सेटअप के बीच में हम डोलते हुए, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में डोलते हुए, हमारे साथ इस वक्त सुदीप शाह जुड़ चुके हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप, आपका कोई इंडेक्स पे व्यू या फिर कोई डायरेक्शनल कॉल? वीरू जी गुड आफ्टरनून। हमने ये देखा है कि आज सुबह से मार्केट में एक सेल ऑन राइज का फिनोमिना बना हुआ था, फिर 18,080 18,060 के करीब एक निफ्टी ने एक लो बनाया था जो 11 नवंबर का गैप फिल हुआ है। तो मुझे लग रहा है एक जो ऊपर से पिछले गुरुवार से जो ये डाउन ट्रेंड में हम निफ्टी को देख रहे हैं, 600 पॉइंट का ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है और 18,050 18,080 का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक सपोर्ट जोन था, एक ये गैप फिल हो चुका है। तो मुझे लग रहा है एक इंटरमीडिएट फिलहाल अगले 2-3 दिन के लिए अगर हम सोचे आज और 2-3 दिन के लिए, तो एक मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है और ये 18,050 जब तक ये होल्ड करता है तो एक मूव हम 18,240 18,260 तक देख पाएंगे। और डेटा भी अगर हम देखें डेरिवेटिव डेटा, तो 18,100 और 18,000 के पुट्स में बहुत एग्रेसिव राइटिंग हो रही है, जो ये एटलीस्ट एक कंफर्ट दे रहा है कि ये जो 18,050 18,080 का जो एक सपोर्ट जोन है ये होल्ड कर जाएगा। और सामने अगर कॉल राइटिंग देखें तो 18,200 और 18,300 के स्ट्राइक प्राइस में हम देख रहे हैं कि कंसिडरेबल कॉल राइटिंग हो रही है। तो आज के दिन के लिए 18,220 बहुत क्रूशियल होगा। इसके ऊपर सस्टेन होता है निफ्टी यदि, तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग मूव हम देख पाएंगे, वरना 18,080 18,100 से लेके 18,200 210 का एक रेंज नेक्स्ट 1 घंटे में हम देख पाएंगे एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से।
220 तो फिलहाल दिल्ली दूर लग रहा है, 140 के आसपास ही हम हैं, लेकिन यू नेवर नो। अच्छा, एक दो ट्रेड्स जो चले हैं उसमें गावा साहब, लुपिन और कल मुझे याद है क्योंकि आप सिप्ला पर नजरें बनाए हुए थे, तो लुपिन देखिए, और लुपिन के लिए कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। ओपन इंटरेस्ट वाइज यहाँ पर काफी अच्छा एडिशन देखने को मिला है। इसके ठीक ऊपर है एल्केम, जिसमें काफी तगड़ी तेजी, और एल्केम को मेरे ख्याल में एक यूएसएफडीए की तरफ से अप्रूवल भी मिला, उसका फायदा इनके हाथ लगता हुआ। एल्केम में ट्रेड लेंगे या फिर लुपिन आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है? तो दोनों ही ठीक नजर आते हैं। इनफैक्ट दोनों ही को, रुचित जैन एल्केम और लुपिन दोनों की मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, दिया था आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, ये मेरे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थे। लेकिन अगर दोनों में से आपने मुझे चॉइस दिया है तो आई प्रेफर एल्केम, क्योंकि उसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। लो लेवल से करीब 4 दिन लोअर लेवल पे गुजारे हैं, और कल और आज में एक अपमूव मिला है एल्केम में। अब ट्रेड करा है 3105 ऑन द अपसाइड, करीब 3190 एक पॉसिबिलिटी हमारे जाने की क्षमता रखता है, और स्टॉप भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए एल्केम में करीब 3095 का, और एक ट्रेड लेना चाहिए लॉन्ग साइड, और एक मुनाफा मिल सकता है एल्केम में, बेहतर ट्रेड है। 90 के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली है, तो स्टॉक पर आपकी नजरें होनी चाहिए, तेजी वाले कैंडिडेट्स में शामिल है। लेकिन एक स्टॉक जिसका जिक्र हम सुबह में कर रहे थे वो है बंधन बैंक, और डर यही था कि अगर पुल बैक दिखाएगा तो टिकेगा नहीं, ये हमारे एक जानकार कह रहे थे, और ठीक वही हुआ है। बंधन बैंक इस समय 4.5% के नुकसान पर 2 से 2.5% तक का दबाव। शर्मिला, ये जो ARC को ये 801 करोड़ में अपने कुछ रिटर्न ऑफ NPAs बेच रहे हैं, उस पर जेफरीज तो कह रहा था कि एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली है, लेकिन आप कैसे पढ़ेंगी? कुछ यहाँ पर आपको लग रहा है संकोच है मार्केट को, या फिर एक टेक्निकल करेक्शन ही है? आई डू थिंक कि काफी ठीक है ये स्टॉक एट दिस प्राइस, और ये जो मूव उनका हुआ है वो भी ठीक है। बट यस, सो आई वुड बी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल टू पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। मेरे हिसाब से आपको 260 275 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो इट्स मैंने कहा था कि मुझे बैंकिंग पसंद है, तो शायद ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक नहीं रहेगा वो सेक्टर में, लेकिन वो न्यूज के चलते मुझे वो न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव लगी। और जिस तरह से प्राइस इरोजन हुआ है स्टॉक में, वो अगर आप वो न्यूज के साथ जोड़ के देखें तो मुझे लगता है कि इसमें एक होल्ड की या बाइंग की रिकमेंडेशन हो सकती है ये प्राइस पर। बंधन बैंक आपके स्क्रीन पे कंप्लीटली ये वीक स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें, अच्छी खबर थी, बट स्टिल आई मीन वीकनेस इससे परसिस्ट कर रही है। कोई अगर आप देखें पुल बैक इसमें सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और कुछ काउंटर्स जो कि इस वक्त फ्लो कर रहे हैं, अच्छा मूव दे रहे हैं। एक बार कोटेक, अभी कुछ देर पहले हर्षता ने इनफैक्ट कंट्रीब्यूटर्स का जिक्र किया था, एक बार कोटेक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। इट्स 1828 अभी इस वक्त जो ट्रेजेक्ट्री है, जिसे कह सकते हैं आपकी, ये कैसी ट्रेजेक्ट्री जिसमें बहुत बड़ी कॉल हम नहीं ले सकते हैं इस वक्त, क्योंकि ये 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कल के लो को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। और ऐसे में अगर आप देखें, शायद कोई फ्रेश व्यू शॉर्ट का लेना थोड़ा सा गलत होगा। कैंडल अपने आप में कुछ संभली भी है, तो अभी यहाँ पे बात नहीं करते हैं। वीक पॉइंट्स पे आते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखें वो काउंटर्स जो कि थोड़ा वीक पड़े हैं, आज अगर आप UPL को देखिए, फाइनली जो सबसे स्टेबल स्टॉक था एंटायर, अगर आप देखें केमिकल स्पेस में, वो भी आज सिंक हुआ है। आपकी राय प्रकाश सर, UPL पे क्या होगी? 731 पे 95, आज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसने वॉलेट कर दिया। आपका व्यू इस पे, क्योंकि टाटा केमिकल वीक था, SRF पहले से वीक था, और दीपक नाइट्राइट सिंक हो रहा था, बट आज फाइनली इससे UPL भी टूटा। आपका व्यू सर? सुबह हमने डिस्कस किया था UPL, उसमें मैंने कहा था कि 730 का टारगेट है, वो अब अचीव हो चुका है, डाउनसाइड अब भी ऑन है। अब 700 का नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा। अगर किसी को शॉर्ट अभी भी करना है या सुबह की ट्रेड्स हो, तो उस पर स्टॉप बढ़ा दीजिए, 740 का स्टॉप लगा दीजिए, अब 742 का, और ट्रेड डाउन हो सकता है 720 देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि एक स्लाइड अब भी और बाकी है UPL में, वीक स्ट्रक्चर। वीकनेस तो इनफैक्ट सुबह में ही आइडेंटिफाई, वीरो आपको याद होगा हम कर रहे थे, क्योंकि बाकी सभी स्टॉक्स के साथ ये भी टैंक करता हुआ दिखाई दे रहा था, और सुबह में भी यहाँ पर शॉर्ट कॉल्स आए थे। अच्छा, रुचित जैन हमारे साथ तैयार है। रुचित, आफ्टरनून, इस समय क्या ट्रेड पकड़ा है आपने? तेजी मंदी क्या करेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। डेटा अगर देखें तो डेटा अभी भी नेगेटिव ही है। हमने देखा है कि 1 दिसंबर को जब मार्केट में ऑल टाइम हाई बना था, तब FIS की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो लगभग 76% के आसपास थी। वो धीरे धीरे अनवाइंडिंग हुई पोजीशंस, और अनवाइंड होते होते अब रिसेंटली उन्होंने पिछले कुछ दिनों में नई फ्रेश शॉर्ट फॉर्मेशंस भी की है, जिसके कारण वो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 47% के आसपास आ चुका है। यानी 47% ऑफ द पोजीशंस उनकी लॉन्ग साइड पे है, और 53% ऑफ द पोजीशंस अब उनकी शॉर्ट साइड पे। और यूजुअली हमने देखा है कि हिस्टोरिकली भी जब FIS कैश मार्केट में सेलिंग करते हैं
और साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स में ज्यादा शॉर्ट साइड पे पोजीशंस होती है तो मार्केट में प्राइस वाइज करेक्शंस आते हैं। हालांकि हम जो पिछला पूरा 2000 पॉइंट का अपमूव 16800 से 18800 तक देखे, उसके 38.2% रिट्रेसमेंट के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो 18070 आज का लो है वो एग्जैक्ट 38.2% रिट्रेसमेंट है। लेकिन जब तक ये डेटा चेंज नहीं हो जाता है फिर से, या हम फ्रेश शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग फॉर्मेशंस नहीं देखते, तब तक कोई भी ऐसे पुल बैक मूव्स आएंगे तो हायर लेवल्स पे आपको फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाई देगी। सो हम थोड़े कॉशियस है मार्केट्स पे फिलहाल, सेल ऑन राइज की रणनीति रख रहे हैं क्योंकि थोड़े 38.2% सपोर्ट है, इसके लिए करंट लेवल्स पे शॉर्ट नहीं कर रहे। लेकिन कोई भी पुल बैक मूव में मार्केट फिर से अगर रिट्रेसमेंट कुछ लेवल्स 18250 270 के लेवल्स दिखते हैं तो वहां पे हायर लेवल्स पे शॉर्ट बनाने की सलाह देंगे। अच्छा, अब एक बार कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जहां पर थोड़ा सा स्टॉक कोलैप्स होने के कगार पे हैं, एवरेजेस टूट रहे हैं, वॉलेट हो रहे हैं। रुचित, मैं आप ही के पास आऊँगा एक बार फिर से। और इस पूरे एंटायर बुल रन में अगर ऑटो स्पेस में देखें, सबसे स्मार्ट मूवर था M&M, आई मीन 4 व्हीलर स्पेस में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। 7 मार्च 2022 को, CY 2022 को, मतलब 684 का ये प्राइस 13 करीब 57 हो गया। और आज सेकेंड टाइम है इन दिस एंटायर रन, इस पूरी की पूरी तेजी में, कि ये अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ तोड़ने के कगार पे है। आपका व्यू M&M पे? इनफैक्ट विरुज, अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा भी देखें तो अगस्त 2022 से, यानी कि हम ऑलमोस्ट लास्ट 5 महीने की बात कर रहे हैं, अगस्त महीने से अब तक ये स्टॉक ने मोर एक पूरा टाइम वाइज करेक्शन बताया जहां पे ट्रेंड पूरा साइडवेज हो चुका है। और ये पूरे 5 महीने में 1200 1190 ये एक सपोर्ट रहा है, और पुल बैक मूव्स में जब भी 1320 1350 आता है तो वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो फिलहाल तो ये ब्रॉड रेंज अभी भी कंटिन्यूड है। सो मे बी आज के सेशन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक हुआ है, तो जो ये रेंज का लोअर एंड है 1200 1190, शायद वो अभी ये स्टॉक नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में टेस्ट करने को जा सकता है। सो मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव साइड है, RSI ने भी नेगेटिव क्रॉसओवर दिए हैं, तो 1190 1200 आई थिंक जो नेक्स्ट यहाँ से 40 से 50 रुपए का डाउन मूव आप इमीडिएटली स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। M&M में फिलहाल आपकी राय। अच्छा रुचित, आपने क्या स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया इस समय ट्रेड के लिए? जी, मेरे शॉर्ट साइड लिस्ट पे टाटा केमिकल्स है, जहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होते हुए देखा है। इनफैक्ट ये स्टॉक में भी 200 DA में लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस पहले ब्रेक हुआ है। लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर है जो अभी भी कंटिन्यूड है। सो आई थिंक यहाँ पे हमें थोड़े और करेक्शंस एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे, जहाँ पे 900 से 880 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। सो टाटा केमिकल्स शॉर्ट साइड पे ट्रेड करने को देख सकते हैं, 975 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे 880 to 900 की रेंज के लिए। टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पे 941 पे ट्रेड करता हुआ डे लो पर, और एक बार M&M को फिर लेके आइए। M&M भी अगर आप देखें थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है, मतलब तोड़ दिया इसने अपना 100-डे एक्सपोनेंशियल। और मैं एक स्टॉक का और जिक्र करता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। और मैं ये स्टॉक जो है वो प्रकाश सर से डिस्कस करता हूँ। प्रकाश सर, एक बार जरा आप आइए कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं जहाँ पे पेन काफ़ी बड़ा है। लेट्स ब्रिंग एस्कॉट्स। अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें मेरे स्क्रीन पे इसके पुट ऑप्शंस के टिक्स आए थे। एस्कॉट्स करीब 2084 पर। प्रकाश सर, यहाँ पे आज गिरावट भी काफ़ी है और बाइसेक्ट, मतलब तोड़ दिया है इसने अपना 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। सर, आपका टेक है इस स्टॉक पे इस वक्त? और एक्चुअली वीरेन, बार भी बहुत वीक है एस्कॉट्स का। मेरे ख्याल से अब भी एक मौका बनता है सेल करने का। इतना है कि सिर्फ स्टॉप लगाना पड़ेगा। 2110 का कोई स्टॉप लगा चले एस्कॉट्स पर तो डाउनसाइड ओपन है। अब 2085 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 2025, फिर 2000 भी पॉसिबल है एस्कॉट्स में। स्ट्रक्चरली एक डाउन मूव मिला है, साइडवेज मूव मिला, फिर एक फ्रेश डाउन मूव शुरू हुआ है। ये एक्चुअली वीक स्ट्रक्चर है एस्कॉट्स, आई थिंक शॉर्ट। जी हाँ, याद रखिएगा अभी कुछ स्टॉक्स में थोड़ा सा अगर आप देखें थोड़ा कोलैप्स करने वाला बिहेवियर जो है वो स्टार्ट हो गया। याद रखिए कुछ दिन में सुमित से बातचीत करूंगा एग्जैक्टली कुछ विषयों पर, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 ट्रेड्स और ले लूँ। अभी एस्कॉट्स का जिक्र किया, सडनली इस स्टॉक की जो पुट ऑप्शंस थी वो डे हाई पे फ्लोट कर रही थी, इसलिए मैं इसका जिक्र करना बिल्कुल सही समझा। डे लो पर एस्कॉट्स आ गया। 1-2 स्टॉक्स और लाऊंगा। M&M टूटा एकदम से, देखिए ऑटो स्टॉक्स में। निफ्टी फिर डे लो की तरफ बढ़ता हुआ, बैंक निफ्टी फिर डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा, बैंकिंग में ही आप एक बार लेके आइए जरा इंडसइंड बैंक। ये स्टॉक भी अब अपना 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब वॉलेट करने के चक्कर में है, और ये एक्सपायरी डे में हो रहा है, याद रखिएगा। रुचित, एक बार फिर से आप जरा एक बार देखिए इंडसइंड बैंक को एट डे लो 1185 से 1250 के लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है तो शॉर्ट टर्म करेक्टिव फेज रहेगा स्टॉक में।
और आई थिंक 1140 1120 ये रेंज है जहाँ पे पिछली बार स्टॉक ने एक करेक्टिव फेज में सपोर्ट बनते हुए देखा था। तो शायद इस बार फिर से वो रेंज में जाने की कोशिश करेगा और 1140 1120 की रेंज हम ये स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो डी लो पर ये ट्रेड करता हुआ, और मतलब मैं 3 स्टॉक्स का जिक्र किया, इंडसइंड बैंक एट डे लो, M&M एट डे लो और एस्कॉट्स, तीनों अगर आप देखें डे लो की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करते हुए। खैर, अब एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन जब ब्रेक के उस छोर पे होंगे तो इस पेन में भी कुछ अगर आप देखें बड़ी कंपनियां, फॉर इंस्टेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके रिटेल कारोबार में अगर आप देखें जो उनकी शॉपिंग है उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित होंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेके तुरंत लौटते हैं और फिर इस डील पे बात करेंगे, रिलायंस का बढ़ता साम्राज्य, इस विषय पे छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड्स को पॉज देंगे और आज की कुछ बड़ी खबरों पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे कि आपको सुबह से मालूम ही होगा कि रिलायंस रिटेल ने की जो बड़ी शॉपिंग है, जो बड़ी डील की है, उन्होंने मेट्रो के कैश एंड कैरी कारोबार का अधिग्रहण किया है करीब 2850 करोड़ रुपए में। इसके मायने क्या हैं, क्या एक क्लियर एडवांटेज रिलायंस रिटेल को इससे मिलेगा? आइए सुमित से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुमित, एक और बड़ा अधिग्रहण करीब 2850 करोड़ रुपए का अगर आप देखिए कंसिडरेशन है, क्या महत्वपूर्ण बारीकियां पहलू हैं इस डील के? सुमित, देखिए, रिलायंस रिटेल ने मेट्रो कैश एंड कैरी का जो एक्विजिशन किया है, करीब 2850 करोड़ रुपए में एक्विजिशन है और इसके 2-3 अलग अलग तरीके से पहलू को आप तलाश सकते हैं। पहला पहलू वो रहेगा इसमें किस तरह का इम्प्लीकेशन रहेगा रिलायंस के लिए, और दूसरा इम्प्लीकेशन कैसी है मेट्रो की जो पूरी स्ट्रेंथ्स हैं वो कैसे कंपनी के लिए कामकाज करेंगी। तो 2850 करोड़ रुपए का ये सौदा है जो कि रिलायंस ने किया है और मेट्रो के कैश एंड कैरी बिजनेस का ये एक्विजिशन किया गया है। 2003 से भारत में मेट्रो जो है वो अपने कैश एंड कैरी मोड के अंदर कामकाज कर रही है। ये देश में पहली कैश एंड कैरी मोड के साथ कामकाज करने वाली कंपनी बनी थी और 2003 से यानी करीब 20 सालों से ये यहाँ पर कामकाज कर रही है। किस तरह की इंप्लीकेशन रहेंगी? कंपनी के पास करीब 3500 कर्मचारी हैं, 21 शहरों में कंपनी की प्रेजेंस है, रफली 31 कंपनी के पास बड़े स्टोर्स हैं और ऑलमोस्ट 30 लाख ग्राहक कंपनी के पास है, जो कि इस एक्विजिशन के जरिए रिलायंस के पास फर्दर एड अप होते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेट्रो के साथ अगर कुछ और नंबर्स की बात करें तो रफली 7700 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री कंपनी ने 2021-22 के दौरान दी थी और उसके बाद ये अब एक्विजिशंस की बातचीत आते हुए दिखाई पड़ रही है। रिलायंस को किस तरह का इसका इंप्लीकेशन मिलेगा, कैसे ये सिनर्जीज बनेंगी? अगर सिनर्जीज देखी जाए तो रिलायंस ने अपना जो उनका FMCG ब्रांड है इंडिपेंडेंस, उसको एक बढ़िया या क्लीन पुश मिलेगा। इसके अलावा कंपनी के जितने भी स्टोर्स हैं वो प्राइम लोकेशंस पर हैं, तो वो लोकेशन का भी एक बढ़िया एज रिलायंस रिटेल के साथ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा मेट्रो का एक अच्छा नेटवर्क है जो कि अलग अलग शहरों में मौजूद है, तो वो एक फर्दर एडिशन के तौर पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन, ग्राहक या फिर जो कंपनी के बेहतर सप्लाई चेन है उसका भी एक एज कंपनी को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस रिटेल के लिए इस तरह से इसके जो सिनर्जीज है वो बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब रिलायंस के FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो कुछ प्रोडक्ट जैसे कि खाने के तेल, दालें, अनाज, साथ ही साथ कुछ बेसिक FMCG पैकेज प्रोडक्ट्स, इसके अलावा रोजमर्रा के जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिलायंस रिटेल के इंडिपेंडेंस ब्रांड के अंडर में FMCG प्रोडक्ट्स आते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन रिसेंटली मेगा एक्सपेंशन स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। हाल फिलहाल में जो एक्विजिशंस हुए उसमें सॉसियो, कैंपा कोला या प्रिट मैंगर, कुछ ऐसे एक्विजिशन हैं जो कि रिलायंस ने किए हैं और इस FY22 या फिर 2022 के दौरान ही करीब 9700 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश इन स्पेस के फर्दर एक्सपेंशन के लिए, एक्विजिशंस के लिए हुआ है। कुछ एक्विजिशन जिसमें जस्ट डायल, 7-Eleven, मिल्क बास्केट, क्लोविया, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि रिलायंस रिटेल की तरफ से एक्वायर किए गए हैं। साथ ही साथ रितु कुमार, मनीष मल्होत्रा, डंजो, ये कुछ और ऐसे नाम हैं जहां पर फर्दर टाइप्स या फिर एक्विजिशंस होते हुए दिखाई पड़े हैं। जो चेयरमैन सर का एक पूरा विजन था उसके लिहाज से उनका ये भी मानना है कि रिलायंस रिटेल सबसे बड़ा एक सेगमेंट बनेगा। अगर पूरे ग्रुप कंपनियों की बात की जाए तो एक मेगा एक्सपेंशन स्प्री और उसी एक्सपेंशन स्प्री का हिस्सा एक और तौर पे आता हुआ दिखाई पड़ा जिसमें उन्होंने मेट्रो कैश एंड कैरी का करीब 2850 करोड़ रुपए का एक बड़ा एक्सपेंशन या बड़ा एक्विजिशन भी किया है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डील के महत्वपूर्ण और बारीक पहलू समझाने के लिए। आई थिंक इस पर एक व्यू लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे और इनके आप देखें रिलायंस रिटेल की इस मेगा शॉपिंग पे 2850 करोड़ रुपए में मेट्रो के कैश एंड कैरी कारोबार का अधिग्रहण को। शर्मिला, आप पूरा CY22 अगर आप देखें और इनफैक्ट 21 से ही इन ब्रांड्स को अगर आप देखें एक्वायर करने का क्रम जारी है रिलायंस द्वारा। इस डील पर आपकी टिप्पणी और रिलायंस का आपका व्यू 2578 के प्राइस पर। हाँ, मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाई अ कंपनी लाइक रिलायंस रियली
needs to in a way sort of keep reinventing or reimagining itself, क्योंकि उनका बेसिक बिजनेस है, उससे आप एक स्टेडी ग्रोथ देख ही रहे हो और वो मेरे हिसाब से कायम रहने वाली है। कायम मैंने उसमें ऊपर नीचे होगा, बट यू नो इट्स नाउ एक ऐसा बिजनेस है जो वो समझ चुके हैं और उसकी जो अनसर्टेनिटीज है उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो उनके पास जो कैश फ्लो रहता है उसको किस तरह से वो इन्वेस्ट करें जिससे उनको भी फायदा और ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को भी फायदा हो। सो टू थिंग्स जो हमने इन्वेस्टमेंट्स उनके पे ऑफ करते हुए देखे थे, वो एक टेलीकॉम था जो उम्मीद से पहले हमने उसको पॉजिटिव होते हुए देखा, एंड आई थिंक एफएम देयर ओवरऑल रिटेल प्रेजेंस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एफएमसीजी, लेकिन ये अभी का जो फूड्स वाला जो हिस्सा है वो नहीं, लेकिन जो उनका रिलायंस रिटेल में जो इन्वेस्टमेंट था उसको भी हमने देखा है कि किस तरह से ग्रो कर रहा है। एंड नाउ दिस इज द नेक्स्ट बिट, और मेरे हिसाब से इट मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी को ऐसे स्पेस में मौजूद होना जहां पर वो स्केल बिल्ड कर सकती है, वो इट इज एसेंशियल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो दोनों हिसाब से उनके लिए ये एक अच्छा फिट है। दूसरी चीज ये समझनी चाहिए कि जो टाटाज है उन्होंने भी एक तरह से इसमें कदम रखा है, बिकॉज ये यू नो थ्रू देयर टाटा कंज्यूमर एक्सपीरियंस अनाज और वो जो उनका फूड बिजनेस है उस पर उनका काफी फोकस है। अडानी एज अ ग्रुप उनका भी काफी बड़ा फोकस है थ्रू अडानी विल्मर। So in that sense, now Reliance has also joined the bandwagon with their brand independence. और अब ये जो you know the recent purchase that makes perfect sense, क्योंकि जैसे अभी हम सुन रहे थे कि किस तरह के ज्योग्राफीज में उनको प्रेजेंस मिलेगा और किस तरह की स्केलेबिलिटी मिलेगी। So I think ये एक बहुत अच्छी सोची समझी स्ट्रैटेजी है और ये समय बताएगा कि किस तरह से प्रॉफिटेबल होती है। बट मेरे हिसाब से उनके लिए ये बहुत अलग, you know, if you look at it from very many different angles, ये एक अच्छा फिट है। इनफैक्ट ये इंडिपेंडेंस को लेकर मैं पढ़ रही थी एक रिपोर्ट की, किस तरह से चैलेंज देगा पतंजली फूड्स को, क्योंकि वहां पर इनको अच्छा खासा चैलेंज आता हुआ दिखाई देगा। शर्मिला, उस लिहाज से इनके जो बाकी पियर्स हैं उनको आप कैसे वैल्यू कर रही हैं? अगर आप निवेश करना चाहती हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में, you've got पतंजलि, you've got the अदानी ग्रुप एंड रिलायंस रिटेल, कहां पर आपकी ज्यादा नजरें होंगी? Reliance Retail is perhaps the joker in the pack? Is the new entrant. Let's not call it the joker. और मुझे लगता है कि अगर आप मुझे पूछेंगे तो टाटा कंज्यूमर पे मेरी है ही पॉजिटिव है। अडानी विल्मर आई लाइक एज अ बिजनेस, और ये जैसे मैंने कहा कि समय बताएगा, लेकिन ये जो डील हुई है दैट कैश एंड कैरी, मेट्रो कैश एंड कैरी, और ये जो इंट्रोडक्शन हुआ है इंडिपेंडेंस एज अ ब्रांड जो उन्होंने लॉन्च किया है, वो मेरे हिसाब से काफी हैंड इन हैंड जाएगी और उनको स्केलेबिलिटी बहुत जल्दी देगी। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन रिलायंस एज वेल। चलिए, रिलायंस पर आप देखें, आपका व्यू था, पर याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, और जो भी बाय कॉल व्यू शेयर किए गए हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कॉल लेते हैं तो एक निजी राय को ज़रूर सम्मिलित करें, या आपसे अगर आप देखें आग्रह है। चलिए, इस बीच एक काम करते हैं, चार का चौका शुरू करते हैं यहाँ पर, और हमारे साथ आज सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत की तरफ से आएगा। चार के चमत्कार में प्रकाश काबाजी अगर आप देखें आज अपना ट्रेड देंगे, एफएन सुपरस्टार सुदीप शाह और मिड कैप फंडा शर्मिला जोशी। प्रशांत, बताइए आज आपने ऑप्शन क्या पिक किया है, आपका सस्ता ऑप्शन? जी वीरू जी, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगले 1 से 2 दिनों में शायद हम बेस बना ले और करीबन ये फ्यूचर्स में 17,900 17,880 के करीब जा सकते हैं। यहाँ से हार्डली 100-200 पॉइंट की दूरी है। तो मैं इसलिए जनवरी सीरीज का मुझे जो स्टॉक अभी स्ट्रांग लग रहा है और जो सेक्टर शायद पिकअप हो वो है जुबिलेंट फूड्स। तो जुबिलेंट फूड की 540 की जैन सीरीज की जो कॉल होगी वो करीबन अभी 20 के रेंज में चल रही है। इसको मैं 12.5 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा, 12.5 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट जो इसमें मेरा होगा वो 34 का टारगेट 1 होगा 34 और 45 का टारगेट 2 होगा। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर जुबिलेंट फूड्स, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में ही, कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और आज बाजार की कमजोरी में अगर आप देखें इसने रत्ती भर साथ नहीं दिया और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हूँ। 531 540 का कॉल आपको लेना है। प्रकाश गावा सर चार्ट के चमत्कार देंगे। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? शॉर्ट कैंडिडेट है, मैंने पिक किया आज, और वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत पेन के साथ करना पड़ता है लेकिन करूंगा। स्ट्रक्चर वीक नजर आता है, जो आज काफी कंसोलिडेशन हुआ लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो एक सेल ऑफ मिला है। आज ट्रेड कर रहा है 1231 पे,
स्टॉप लगाना चाहिए 1245 का महिंद्रा एंड महिंद्रा। पॉसिबल है कि फर्स्ट टेक्निकल टारगेट्स 1200 और उसके बाद भी थोड़ा अगर वीकनेस मिले तो 1150 भी पॉसिबल है, लेकिन 1200 के लिए एक ट्रेड बनता है महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑन द शॉर्ट साइड। सर ट्रेडर का तो धर्म है, देखिए लॉन्ग साइड में पैसा कमाया आपने तभी तो थार ली। अब अगला मॉडल लेने के लिए अगर आप देखें शॉर्ट भी करना पड़े तो क्या दिक्कत की बात है ना? आई कंप्लीटली एग्री। यूजर है कोई नहीं, लेकिन पैसा बन रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब सुदीप के पास चलते हैं जो बताएंगे अपना F&O सुपरस्टार। बताइए। मेरा F&O सुपरस्टार ट्रेड होगा UPL शॉर्ट। स्टॉक ने आज अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से ब्रेकडाउन दिया है 50, 100, 200 DMA और पिछले 3-4 सत्रों से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक लोअर बॉटम भी बना रहा है। और आज जो स्टॉक ने जो कैंडल 4% की दी है वो पिछले 1.5-2 हफ्ते से कहीं पे भी इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने नहीं मिली थी, इतनी बड़ी रेंज की कैंडल नहीं देखने मिली थी। तो जो ये दर्शाता है कि ये जो फॉल है वो राइजिंग ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स के साथ है। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 महीने के लो पे अभी ट्रेड कर रहा है और जो सबसे वीकनेस ये स्टॉक दिखा रहा है आने वाले सत्रों में ये 710 और 715 तक जा सकता है। इसके लिए हम स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए 744 का। ओके, यूपीएल फ्यूचर्स बाय सुदीप शाह जी का, माफ कीजिएगा सेल, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, इट्स सेल यूपीएल। अभी ये एमएनएम का भी जिक्र कुछ देर पहले कि वो हुआ था, यूपीएल का भी हुआ था, तो ये एक सेल कॉल है आपकी स्क्रीन पे 731 पे और दिसंबर फ्यूचर्स। आप शर्मिला जी से पूछते हैं कि आज का उनका मिड कैप फंड, मिड कैप पे तो जनाब सेल लगी हुई है आपकी स्क्रीन पे। मिड कैप इंडेक्स आज करीब 3,16 अंक नीचे और आज ये अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छू के आया। शर्मिला जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप इस वक्त? थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक जो सेक्टर मुझे अभी भी जो पसंद है वो है बैंकिंग। सो आई एम गोइंग विद पीएनबी। हमने देखा है कि जो पीएसयू बैंक है उनका एक आउट परफॉर्मेंस रहा है और उनमें ऐसे बैंकिंग नेम्स है जहां पर जैसे अगर हम पीएनबी की स्पेसिफिकली बात करें तो इस पिछले क्वार्टर में जो रिकवरी देखी गई थी वो थोड़ी उम्मीद से कम थी, लेकिन ये रिजल्ट ने जरूर दर्शाया कि आगे चलकर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो इतनी मात्रा में नहीं बढ़ेंगे और जो चीजें इंप्रूव होगी वो उसका पेस ज्यादा रहेगा। तो ये स्टॉक बहुत जल्दी आई थिंक 60 प्लस लेवल्स पर गया था और अभी आज करेक्ट हुआ है पिछले 2-3 दिनों में। तो मेरे हिसाब से एक आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है एंड माय टारगेट वुड बी 75 फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक पर एक बाय कॉल 75 के टारगेट के लिए मौका ज़रूर है। तो आपके लिए रिकैप कर देते हैं वो 4 ट्रेड्स 4 का चौका में जो हमारे जानकारों ने आपको अभी दिए हैं। शुरुआत हुई थी जुबिलेंट फूड के साथ जो है आज का सस्ता ऑप्शन। प्रशांत सावंत ने दरअसल ये आइडेंटिफाई किया। आप 540 का कॉल लेकर चलेंगे, तेजी का ट्रेड है। 34 पहला टारगेट रहेगा, 45 अगला, 21 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूपीएल में एक एविडेंट शॉर्ट है, 710 के लिए शॉर्ट करें। ये सुदीप शाह का ट्रेड, 744 का स्टॉप लॉस। और गावा साहब ने आइडेंटिफाई किया है एमएनएम, ये है चार्ट का चमत्कार, शॉर्ट साइड का ट्रेड। 1200 और आगे 1150 के टारगेट के लिए एक मौका मंदी का, 1245 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। शर्मिला ने पिक किया पंजाब नेशनल बैंक का 75 का टारगेट। इस समय स्टॉक 53 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट पीएनबी जैसी आपने कहा, मेरी नजर गई पीएनबी हाउसिंग पर। शर्मिला, ये एक परफॉर्मर रहा है आज के गिरते बाजार में, जहां बाकी स्टॉक्स की धुलाई हो रही है। देखिए 4.25% ऊपर है और अच्छे खासे एवरेज वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड देखने को मिला इस पर्टिकुलर स्टॉक में। पहले तो आप गावा साहब पीएनबी हाउसिंग का एक चार्ट चेक दें और शर्मिला आप हमें बताएंगी फंडामेंटली यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि दिसंबर के इस महीने में हमने देखा है स्टॉक ने करीब 14% तक के गेन्स देखे हैं। चार्ट पर गावा साहब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 510 पर। वेल, चार्ट स्ट्रक्चर तो ठीक है लेकिन स्टॉप डीप है, बहुत बढ़िया बार बना है इन द लास्ट 2 आवर्स में। तो 480 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो शायद ऑन द अपसाइड 540 पॉसिबल है आते दिनों में, लेकिन बहुत बड़ा बार है, इसमें स्ट्रेंथ तो नजर आती है पीएनबी हाउसिंग में। तो तेजी का ट्रेड डेफिनेटली बना है इसमें और अब भी तेजी की जा सकती है। शर्मिला, क्या पक रहा है इधर? अब 13% के गेन्स देखिए पिछले 15-16 ट्रेडिंग सेशंस में। Well, I haven't really heard anything. Results काफी ठीक ठाक है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी it looks fine और लेकिन ऐसी कोई स्पेसिफिक अच्छी खबर मैंने नहीं सुनी है जिससे एकदम इस तरह का रन अप हो स्टॉक में। खरीदेंगे इन लेवल्स पे आप? I'm sorry? आप खरीद रही हैं इस लेवल पर स्टॉक को?
नो I'm not a buyer, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टॉक जिस तरह के रिजल्ट्स है और जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से ठीक लगता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 510 पे, और आप कह सकते हैं कि एचडीएफसी पिछले कुछ दिनों तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। कैनफिन होम्स काफ़ी, अगर आप देखें टर्बुलेंस भरा, अगर आप देखें टाइम रहा है उसके लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक ठीक ठाक स्ट्रक्चर था, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अगर आप देखें अच्छा मूव दिया था। खैर अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा सा बदलते हैं, यहाँ पर कुछ खबरों पर फोकस करते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त असीम मनचंदा जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। दरअसल आपको याद होगा कि सरकार ने बीएसएनएल को संभालने के लिए, उसको ठीक ठाक अगर आप देखें करने के लिए जो राहत पैकेज दिया था, उसका जो राहत पैकेज का दूसरा अंश था करीब 12,000 करोड़ रुपए का, वो बीएसएनएल को सरकार ने अगर आप देखें दे दिया है। और जो इसका रिवाइवल पैकेज था, और उससे जितनी भी कंपनियां बीएसएनएल के साथ डील करती हैं, जो उनके वेंडर्स होते हैं लाइक आईटीआई, तेजस, वीएनएल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, उनको सीधा सीधा फायदा होगा। कितना पैसा आवंटित किया गया है, कब तक की डिसबर्समेंट्स वेंडर्स को हो जाएंगी, असीम से बात करते हैं। असीम नमस्कार, बताइए पूरी खबर विस्तार से। देखिए, सरकार ने जुलाई में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए रिवाइवल पैकेज को हरी झंडी दी थी। इस पैकेज के तहत दोनों कंपनियों के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया गया था। सरकार ने इस पैकेज की पहली किस्त 5,000 करोड़ रुपए सितंबर में कंपनी को सौंपी थी। उसके बाद बुधवार को कंपनी ने बॉन्ड मार्केट से 4,200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और जो अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सरकार जो है कंपनी को एक किस्त और जारी करने की तैयारी कर रही है। 12,000 करोड़ रुपए की किस्त जो है अगले 1 से 2 दिन के अंदर कंपनी को जारी हो सकती है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल जो है अपना कर चुकाने और वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए करेगी। खासतौर पे कि काफी सारे वेंडर्स हैं बीएसएनएल के जिनका कि भुगतान कंपनी ने भुगतान जो है वो नहीं किया है। इसमें एचएफसीएल है, आईटीआई है, तेजस है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है, वीएनएल है, पैरामाउंट केबल है। इन सबको एक कंपनी जो है इन सबका बकाया का भुगतान जो है वो करेगी। ये कंपनियां काफी लंबा समय से बीएसएनएल से अपने पेमेंट की मांग जो है वो कर रही है। तो कंपनी के पास अब करीबन 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आ चुकी है, जिसका इस्तेमाल जो है कंपनी अब अपने वेंडर्स को बकाया चुकाने के लिए करने जा रही है। जी हाँ, खबर अच्छी है, लेकिन यार दरअसल असीम बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी है, लेकिन शायद आज बाजार का मूड ऐसा है कि वो किसी भी अगर आप देखिए खबर को हाथों हाथ ले ही नहीं रहा है। तेजस नेटवर्क आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, कुछ मिला है क्या आपको बात करने के लिए? नहीं, कुछ नहीं, जीरो। यस। अब देखो ना वीरू, कहाँ शुरू, मतलब लगा था कि थोड़ी सी रिकवरी आएगी, बट बैक टू स्क्वायर वन। और निफ्टी बैंक में जो थोड़ी सी स्लिवर ऑफ ग्रीन दिखा था ना, वो भी ज्यादा देर तक टिका नहीं था उस वक्त। इसलिए मैं कहता कि डोंट टेक एनी डायरेक्शनल ट्रेड, क्योंकि कॉल राइटर्स के पास ये पूरा का पूरा गेम था। और देखिए इस बार जिस तरीके से हमने अप्रोच किया है 50 डेमा को, या फिर जिस तरीके से अगर आप देखिए हमने उसको उसके जब ट्रेड कर रहे हैं, ये अब वो बाजार नहीं है आज से 1.5 महीने पहले वाला कि कोलैप्स हुए तो सेकंड हाफ में पुल बैक, ये वाला बाजार ना। वो 230 फैक्टर तो गायब हो गया। वो हो जाएगा, कुछ देर हो जाएगा, जब तक और आप यहाँ से ट्रेस होकर एक धरातल पे ना पहुंच जाएं। आप स्टिल अगर आप देखें हैंग कर रहे हैं, अभी भी अगर आप देखें आप हैंग कर रहे हैं, डटके हुए हैं, आप अभी भी बेस के आसपास नहीं है, याद रखिएगा। और अच्छा, वो धरातल क्या होगा? देखिए हर्षिता, पहली चीज तो ये है कि बैंक निफ्टी शूट अप हुआ था, अगर मैं अभी का धरातल मान के चलूं तो वो था करीब 41,200 41,300 का जोन, या फिर आप मान के चलिए कि करीब 41,000। वहीं पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल में गिरा जाता है, और वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो मैं उसको मान के चल रहा हूँ। और निफ्टी के लिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 17,800 17,900 ये वो पॉइंट है 100 डे एक्सपोनेंशियल में, दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेशली फॉर निफ्टी आई थिंक 17,800 ये इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, और वो एक वाजिब रिट्रेसमेंट होगा, एक वाजिब रिट्रेसमेंट। हम काफ़ी ऊपर चले गए थे, और आप देखिए ना कुछ देर पहले जब मैं जो रोज बात कह रहा हूँ, इस फॉल को स्पॉन्सर और इसके लिए पहले से प्रिपेयर थे एफआईएस। डीआई से पैसा आएगा, पुल बैक आएंगे, लेकिन एफआईएस ने अपने आप को थोड़े से लिक्विडेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। जब वो लौटेंगे ना फिर 15-20 जनवरी के आसपास, तब आई थिंक कुछ थ्रस्ट आएगा, तब कोई फ्रेश व्यू और उनका जो डेटा का प्लेसमेंट है वो आपको एक कहीं ना कहीं संकेत देगा कि बाजार में क्या होगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल से पेन है हर्षिता। थोड़ी सी रिकवरी इंटरडे लो पर आई जरूर, लेकिन अभी भी पॉजिटिव फ्लोज है नहीं ना।
FII डेस्क पे और पता नहीं भारतीय इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से कितना पैसा आता हुआ दिखाई देगा। स्मॉल कैप और मिड कैप्स में हमने देखा है ज़्यादा गहरे क्रैक्स आज के दिन बनते दिखाई दिए हैं। अच्छा, एक तो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर जहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो एक्शन लौटा है। एक तो भारतीय एयरटेल लेकर आते हैं, हल्की सी बढ़त है, ज़्यादा कुछ नहीं, 816 के आसपास ही है स्टॉक, 824 का हाई इसने दिखाया। सुदीप, इस पर नजर गई है आपकी? क्या आप ट्रेड है या ये सारे स्टॉक्स भी अब नो ट्रेड जोन में ही आ रहे हैं? हर्षदा जी, अगर हम ये देखें भारतीय एयरटेल का चार्ट, तो इसने पिछले 3-4 दिन से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन भी देख रहे हैं और स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा था 820 और 840 के बीच में पिछले 6-7 सत्रों से। कल उसने ब्रेकडाउन दिया और आज भी हमें उसमें थोड़ा फॉलोअप सेलिंग मिला है, पर आज लोअर लेवल से थोड़ा बहुत एक रिकवरी आई है 7-8 रुपए की। पर मुझे लग रहा है ओवरऑल जब तक ये स्टॉक अपने 20 डेमा को क्रॉस नहीं करता 827 के आसपास, तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पे इसका थोड़ा वीकनेस हम ये स्टॉक में आने वाले कुछ सत्रों में देख सकते हैं। इसमें बाइंग रिकमेंडेशन 827 828 के ऊपर ही रहेगी। तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। सेल ऑन राइज की रणनीति, तेजी करके कोई फायदा नहीं। थोड़ी सी रिकवरी आप देखिए, हिंडाल्को, JSW स्टील, ऐसे कुछ स्टॉक्स में आने की कोशिश हो रही है, लेकिन ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। भारतीय एयरटेल ही था जहां पर थोड़ा सा एक्शन बना, लेकिन सुदीप कन्विंस्ड नहीं है इस पर्टिकुलर मूव के मद्देनजर। अच्छा, एशियन पेंट थोड़ा सा रेजिलियंट रहा है। इधर कुछ दिख रहा है क्या आपको गावा साहब? एशियन पेंट्स वेल, लगता है कि एक अबू मिलना चाहिए। मुझे चार्ट स्ट्रक्चर इसका पसंद है, जो पैटर्न उभर कर रहा है वो पसंद है। 3082 पर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कल तक 3150 तक जाना चाहिए। इसमें वीकनेस नजर नहीं आती, साइडवेज जोन पर है विद अ पॉजिटिव बायस। यस, एशियन पेंट को BTST के तौर पर भी ले जा सकते हैं। चलिए सर, आप में हिम्मत है, ईश्वर ने आपको इतनी अगर आप देखिए हिम्मत देखी, आपने BTST का ट्रेड भी खोज लिया, अच्छी बात है प्रकाश सर। एक बार अब जरा थोड़ी सी मार्केट ब्रेथ को देखना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डेरिवेटिव्स के स्टेट्स बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे हुआ क्या, स्टॉक स्पेसिफिक रुझान है इस वक्त। अगर आप इस वक्त का जरा मार्केट ब्रेथ देखें, 29 लॉन्ग्स, 29 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 21, यानी टोटल अगर आप देखें जो आंकड़ा था वो 50 तक सीमित रहा। 72 शॉर्ट्स थे आज और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब थी 68 में। आइए देखते हैं कि कौन सा खेमा क्या कर रहा था और कैसे अगर आप देखें प्लेस था। REC खबर अच्छी थी, इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग पड़ा, 2% स्टॉक ऊपर था। लुपिन, फार्मा, ICICI लोम्बार्ड, एल्केम, एबॉट इंडिया अगर आप देखें सभी में काउंटर्स में लॉन्ग बिल्डअप हुआ। जुबिलेंट फूड्स आज शॉर्ट कवरिंग थी, कल अगर आप देखें अच्छी खबर के बावजूद सिंक हुआ था स्टॉक ये, लेकिन इंटेलेक्ट डिज़ाइन लगभग 1% ऊपर, क्रॉम्पटन लगभग 1% ऊपर, इंडस टावर 1% ऊपर रहा। और अभी हर्षदा जिक्र कर रही थी क्या कहते हैं भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल भी आप देखें आज अपने क्रिटिकल एवरेज यानी 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को बाइसेक्ट कर रहा है, तोड़ रहा है। और शॉर्ट बिल्डअप था रेन इंडस्ट्रीज में और गुजरात गैस में। गुजरात गैस एक बहुत अच्छा चार्ट था लेकिन कोलैप्स हुआ आज। UPL केमिकल बास्केट में आज पेन में था। सेल, मन्नापुरम फाइनेंस सब में आप देखें पेन था आज। और बंधन बैंक आज खबर अच्छी, बट देखिए ना जो कोर स्ट्रक्चर जो था ना इसका, जो बेरिश कोर स्ट्रक्चर जो था वो अपना रंग दिखा गया। स्टॉक लगभग 0.5% नीचे था। IDFC फर्स्ट बैंक, एस्कॉट्स कुबोटा, मैं भी कुछ देर पहले प्रकाश से डिस्कस कर रहा था जब एस्कॉट्स कुबोटा इसका बात का उल्लेख कर भी रहा था कि बहुत ही आप देखें तो आज क्रिटिकल लेवल वॉलेट हुआ है। और कैनफिन होम्स और IGL ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो कि आज थोड़ा सा बैकवुड पे थे। देखिए अब एक चीज़ हम देखेंगे जो कल भी देख रहे थे, देखनी आज भी पड़ेगी, बट उसका बहुत अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा इंडियन मार्केट्स पे। और आप शायद मेरे ख्याल से जज भी कर चुके होंगे। इट्स डाउ फ्यूचर्स। डायरेक्टर साहब प्लीज़ डाउ फ्यूचर्स लेके आइए। एक बात याद रखिएगा, डाउ फ्यूचर्स को देखिएगा, इनफैक्ट कल भी US चला था, लेकिन US और जो मैं सुबह आशीष डिस्कस कर रहे थे 8 बजे नीरज जी, US का चार्ट पैटर्न, US का प्लेसमेंट हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। 16 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, S&P फ्यूचर्स 3 पॉइंट ऊपर है, NASDAQ फ्यूचर्स 9 पॉइंट ऊपर है, बट उनकी प्लेसमेंट बिल्कुल दूर है। हमने अभी 10 तोड़ा, 20 तोड़ा, 50 तोड़ा, वो सबके नीचे थे, 10 के नीचे थे, 20 के नीचे थे, 50 के नीचे थे। अब वो नीचे से 200 डे और 100 डे वहाँ से पुल बैक दे रहे हैं। तो उनके और हमारे स्ट्रक्चर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब एक काम करते हैं हर्षदा, यहाँ से ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। प्रकाश सर बताइए, इस बाजार में आप कल के लिए क्या कैरी करके जाएंगे? कल के लिए क्या कैरी करके जाऊंगा? मैं जुबिलेंट फूड ही करके जाऊंगा, जो मैंने कल दिया था। कल नहीं चला लेकिन आज चला है।
वेरी गुड, 534 पर ट्रेड कर रहा है, इसको स्टॉप होना चाहिए 528 का। जुबिलेंट फूड मेरे हिसाब से 545 टू 550 तक जा सकता है। कल नहीं चला लेकिन आज चला जुबिलेंट फूड। तो 545 की तरफ जा सकता है, ये एक पिक आपकी तरफ से। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी हर्षदा, मैं एक शॉर्ट ट्रेड कैरी करना चाहूंगा ट्रेंड पे। मुझे लग रहा है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुका है, एम सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है करीबन 1330-35 के बीच में। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1355 का 1355, और यहाँ से मेरा टारगेट होगा 1275 का 1275 का। ओके, तो 1275 का टारगेट, और ये एक्सेल ट्रेड है ट्रेंड में। गावा साहब ने जुबलियन दिया, प्रशांत कह रहे ट्रेंड को शॉर्ट करें। सुदीप, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, मेरा ट्रेड होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में लॉन्ग करना चाहूंगा मैं। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट लास्ट वीक ही आ चुका था। आज उसने अपना जो ब्रेकआउट जोन है उसको फिर से एक बार रीटेस्ट किया है। स्टॉक पिछले कुछ सत्रों में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पे 660 और 80 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और अपने 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में काफी वॉलेटिलिटी और सेलिंग प्रेशर ऊपरी स्तरों से है पिछले 3-4 सत्रों से। ये एयू स्मॉल फाइनेंस का जो चार्ट स्ट्रक्चर दिखा रहा है और जो प्राइस पैटर्न हो रही है वो एक आउट परफॉर्मेंस दर्शा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में बाई करके जा सकते हैं 663 के स्टॉप लॉस से 695 के टारगेट के लिए। AU Small Finance Bank 673 के स्तर पर आप देखिए, इट्स अ BTS ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो। रुचित, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के, सॉरी फ्राइडे के लिए? माफ कीजिएगा। कैश स्टॉक में यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगा वो है लिंडे इंडिया। रिसेंटली हमने पिछले हफ्ते ये स्टॉक में अच्छा एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा था, और कल के सेशन में जो करेक्शन आया एग्जैक्ट वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके आज 20 DMA के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, और आज के वॉल्यूम जो है 20 DMA के सपोर्ट से काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए। तो यूजुअली जब ऐसे सपोर्ट से अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस रह सकते हैं। तो यहाँ पे 3400 के नीचे स्टॉप लॉस रखे खरीदारी करें 3540 के टारगेट्स के लिए। लिंडे इंडिया एक अपॉर्चुनिटी, और ये सभी वो ट्रेड्स लौट रहे हैं जो कोविड काल में बड़े चले थे। मुझे याद है, आई मीन देखिए हम तो ऑफिस आते ही थे, है ना, कोविड में भी। मुझे याद है ये बात होगी मई 2021 की, सेकेंड वेव जो थी। लिंडे इंडिया को पुलिस की गाड़ी नोएडा में एस्कॉर्ट करके ले आती थी, ये हाल था उस वक्त लिंडे इंडिया। तब तो दिल्ली में क्राइसिस था ना, दिल्ली में क्राइसिस, ऑक्सीजन बड़ा शॉर्टेज और बहुत शॉर्टेज था, बहुत खराब। लोगों ने कालाबाजारी भी खूब की थी उसमें। इस वो बात कहने से बिल्कुल परहेज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ वो बहुत बुरा दौर था यहाँ पे। शर्मिला, आपका कोई ट्रेड है? और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस समय क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर है कहीं ना कहीं, या तो इसे आप बहाना समझें कि कोविड आ रहा है तो जो पोजीशंस है उसको एक बार स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। अगर है, क्योंकि हमारे पास जब तक वो साइकिल आती है इट्स नियरली फेब या मार्च, प्रीएम्प्ट करके कोई ऐसे ट्रेड्स जो शायद चलेंगे, जिनका बिजनेस अभी नॉर्मली ठीक चल रहा है लेकिन कोविड आ जाता है तो शायद और बेहतर कर ले, ऐसे कोई पोजीशंस रखनी चाहिए? थोड़ा सा एक्सपोजर 1-2 स्टॉक्स में। मेरे हिसाब से अगर वो नहीं आए ना तो भी जिस तरह से मार्केट जा रहा है और जिस तरह से चीजें हो रही है, जैसे कि हमें सुनने में आ रहा है कि आइबुप्रोफेन का शॉर्टेज है, तो अगर हम ये मानकर भी चलते हैं कि चीजें यहाँ से और खराब होंगी चाइना में और हमारे यहाँ नहीं हो फॉर व्हाटएवर रीजंस की, और इम्यूनिटी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भी आई थिंक कि जो हम फार्मा में जो कुछ ऐसे स्टॉक थे लाइक इंस्टेंस ग्रैन्यूल्स, यानी जिनका जो डिमांड था फ्रॉम एन एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव बढ़ गया था, वेदर इट इज वैक्सीन्स, तो उन स्टॉक्स पर मेरे हिसाब से फिर से फोकस आएगा। लिंडे वाज आई थिंक आल्सो अ गुड एग्जांपल, बट लिंडे इज मोर अ डोमेस्टिक स्टोरी और आई होप कि उस तरह की स्थिति फिर से नहीं हो। सो आई थिंक ये जो फार्मा वाला स्पेस है उस पर शायद फिर से फोकस जा सकता है। ये फार्मा वाले स्पेस में वो जो एपीआई मैन्युफैक्चरर्स है उसमें एक स्टॉक चला था IOL केमिकल्स, और इस पर शायद किसी ने कल भी एक बाय कॉल दिया, आज सुबह में भी एक बाय कॉल आया लेकिन टिका नहीं। एंड इट्स द सेम, आपका मेट्रोपोलिस देखें, आपके डॉक्टर लाल देखें, सब में ऊपरी लेवल्स पर पोजीशंस हल्की हल्की होती हुई दिखाई दी। IOL पर कोई टिप्पणी है आपकी? क्योंकि पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, ये जिसकी शॉर्टेज है ये एपीआई बनाती है। जो आइबुप्रोफेन वाली स्टोरी थी ना, दैट वाज एक्चुअली कनेक्टेड विद IOL, लेकिन उसमें करेक्शन का गहरा हुआ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मोर लाइक द पैरासिटामोल्स और उस तरह की स्टोरीज पे देखना जरूरी है। आई थिंक ग्रैन्यूल्स वाज अ बिग बेनिफिशियरी उस समय पर, वो एक नाम मेरे दिमाग में आता है, लेकिन आई थिंक अ होल होस्ट ऑफ नेम्स, क्योंकि अगर फिर से अगर ये हम मान के चले कि जिस तरह से बातें चल रही है कि
द चाइनीज वैक्सीन हैज बीन इनइफेक्टिव। तो जो वैक्सीन मेकर्स थे, जो स्टोरी फिर से एकदम फिजल आउट हो गई थी क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन हो गए थे, तो वो उनसे वहां से एक्सपोर्ट करने की अगर फिर से उम्मीद होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, दोस टाइप ऑफ नेम्स कुड बी बैक इन फोकस अगेन। तो ऐसे कुछ आइडियाज ध्यान में रखिएगा। ग्रैन्यूल्स का जिक्र हुआ, आईओएल का भी थोड़ा सा एक्सपोजर आइबुप्रोफेन में तो है, पैरासिटामोल में भी है। अब कितना उनका वॉल्यूम आता है पैरासिटामोल से, आई एम रियली नॉट श्योर, लेकिन हाँ उस एपीआई बिजनेस में, हालांकि इन सभी काउंटर्स में पोजीशंस तेजी से अनवाइंड हुई है। अच्छा, 3:18 हो रहे हैं, हम अपने इंटरनल्स पर काफ़ी फिसले हैं, लेकिन ग्लोबल तस्वीर क्या है? ग्लोबली आप देखिए, कल के सत्र में अमेरिका में एक पुल बैक देखने को मिला था, अच्छी तेज़ी हुई थी। अब प्री मार्केट अगर चेक ले तो डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहे हैं वहाँ पर एक और सत्र हल्की सी बढ़त का ही रहेगा। 30.2 पर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स 14.2 पर। एक्चुअली यूएस में अच्छे खासे केसेस बढ़ रहे हैं। मैं इनफैक्ट कुछ दोस्तों से बात करी थी वीरू, एक तो आजू बाजू कॉलीग्स हो, नेबर्स हो, केसेस आने लगे हैं, लेकिन वहां पर पैनिक नहीं है। पैनिक भारतीय बाजार में, और पिछली बार भारतीय बाजार में डर रहे थे, यूएस में पैनिक था। हाँ। है ना, बिल्कुल इनवर्स, बिल्कुल उल्टी स्थिति है यहाँ पर। खैर चलिए, ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे, बीटीएसटी ट्रेड्स, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमने यूएस मार्केट के जो लाइकली टू बी प्रोजेक्शंस हैं आज, मतलब फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं वो भी देखें, और अब फाइनली काम करते हैं आज के प्राइस डैमेज को, और इनफैक्ट जो डेटा है मार्केट्स का उसको देखने की कोशिश करते हैं। करीब करीब अगर आप देखें 11 मिनट का समय अभी बाकी है, और आज के वाइल्ड स्विंग वाले स्टॉक्स को देखें। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ एक बार पूरे के पूरे बैंक निफ्टी के हमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसको रखिएगा। मतलब आप समझ लीजिएगा कि 43,500 से लेकर आज 42,100 यानी 50 रेमा के सफ़र में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ने, स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ है एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, इंडसइंड बैंक में, पीएनबी और कोटक बैंक अगर आप देखें आज भी संभले रहे। कोटक बैंक संभला हुआ था, और पीएनबी का अगर आप देखें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था। एचडीएफसी बैंक बैकफुट पे था, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक फुट पे था। एक बार आप लेके आइए निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पे, उसके बाद जहाँ पे पेन था निफ्टी बैंक के बाद आप जरा निफ्टी लेके आइए। इन्फोसिस, आईटी पैक में, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे एडवांटेज था, और एलएनटी, एक्सिस बैंक, एमएनएम और एचडीएफसी बैंक यहाँ पे थोड़ा पिन था। एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट लेके आइएगा। आज इनफैक्ट सुबह आशीष और मैं डिस्कस भी कर रहे थे इस स्टॉक को। ये वो स्टॉक है जिसने पूरे सीमेंट स्पेस में बहुत गर्मा गर्मी नहीं दिखाई थी, याद रखिएगा, और अभी भी इस स्ट्रक्चर पर रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। एट 7005 अभी भी ये स्टॉक अपने सारे एवरेजेस को, इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेजेस, उनको थाम के चल रहा है। आपकी राय इस पर? सुजीत, इनफैक्ट प्रकाश सर से बात करता हूँ। प्रकाश सर, 7004 पे अल्ट्राटेक सीमेंट पे आपका व्यू? पर अल्ट्राटेक सीमेंट का जो मंथली चार्ट है उसके हिसाब से मुझे अब तक ठीक ही नजर आता है, बाई मोड पर है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहूंगा अल्ट्राटेक का है, करीब अराउंड 6600 जोन्स बाई मोड पर है। इसका मतलब ये कि 7500 तक जा सकता है। ये रहा मेरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में यस 6900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब वो मिलता है 7150, यस एक दो दिन में मिल सकता है, तो एक बार वहां चला जाएगा तो फिर, लेकिन बाई मोड पर तो है, बेसिकली बाई डिप्स। अल्ट्राटेक सीमेंट, अच्छा अब थोड़ा सा ना डेडिकेशन, मतलब सॉरी थोड़ा टाइम डेडिकेट करते हैं हम आईटी पे। आज निफ्टी, आईटी और कल इस पूरी टर्बुलेंस में अगर आप देखें या फिर गिरावट में रत्ती भर कंट्रीब्यूट नहीं किया, और आज आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब करीब 28,735, मात्र 28 अंकों का प्राइस डैमेज था यहाँ पर। क्या कोई स्टॉक यहाँ से अगर आप देखें कोई थोड़ा सा इन्वर्स बिहेवियर दिखा सकता है? मतलब जब बाजार टूट रहा है तो अपनी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से विद इन आईटी बास्केट कुछ स्टॉक पुल बैक दे सकते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? क्या कोफोर्ज? नो, नॉट एग्जैक्टली। एचसीएल टेक्नोलॉजीज? नहीं, 1040 यहाँ पे स्तर है। इन्फोसिस का बिहेवियर ठीक है कुछ हद तक, 1500 के और 1480 के प्राइस के आसपास ये थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, 1520 यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, एलएनटी टेक्नोलॉजीज? नो, नॉट एग्जैक्टली। उसके बाद एलएनटी माइंट्री? नो, करीब 4370 पे, ये भी अगर आप देखें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। परसिस्टेंट? नो। टीसीएस, और अगर मैं इन्फोसिस की प्लेसमेंट को देखूं तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। सुदीप हैं क्या हमारे साथ? सुदीप शाह? अच्छा, रुचित जैन जी है हमारे साथ। रुचित, टीसीएस और इन्फोसिस फिर भी अगर आप देखें डिसेंट स्ट्रक्चर यही नजर आ रहे हैं। थोड़ा निफ्टी आईटी को रीड करने की कोशिश करेंगे आप, और आपकी पूरी स्कैनिंग निफ्टी आईटी में क्या कहती है रुचित?
आई थिंक इस निफ्टी आईटी में पिछले कुछ दिनों में जो करेक्शन आया है 31,200 से लेके 28,100 तक, सो ये जो परसों का लो है वो एग्जैक्ट पिछले अपमूव का 61.8% रिट्रेसमेंट है। 26,200 के आसपास हमने जो रिसेंट स्विंग लो बनाया था वहां से 31,200 का जो पूरा मूव आया उसका 61.8% या 28,120 का लो है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप 2 दिन में देख भी रहे कि जो मार्केट करेक्ट हो रहा है उसमें रिलेटिवली अभी थोड़ा सा गिर नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द सपोर्ट लेवल। सो मे बी आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक थोड़े पुल बैक मूव्स रहेंगे स्टॉक में, बट लेकिन ये इंडेक्स में से अगर कोई पुल बैक मूव यहाँ से आनी है तो लीडरशिप आपको लार्ज कैप से आएंगी और मिड कैप से नहीं आएगी। तो आई थिंक फोकस ज्यादा इन्फोसिस पे रहने चाहिए क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर जैसे इंडेक्स का है वैसे ही मोरलेस सिमिलर स्ट्रक्चर हम इन्फोसिस के चार्ट्स पे भी देख रहे हैं, वो भी अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो आई थिंक फर्स्ट अगर इनकेस लार्ज कैप स्टॉक से कुछ ऐसे पुल बैक मूव्स के असर नजर आए तो उसके बाद कोई मिड कैप पे फोकस शिफ्ट होना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ ध्यान ज्यादा लार्ज इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप पे ही होना चाहिए। इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप पर ही होना चाहिए इस समय, ध्यान मिड कैप्स पर नहीं। अच्छा, एक स्टॉक उसके बाद हम वो एफएनओ के बैन में कौन जा सकता है या कौन निकल सकता है उस पर बात करेंगे। इंडसइंड बैंक फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। 1177 यहाँ पर एक फिर फ्रेश बिकवाली का दबाव आना शुरू हो चुका है, 0.5% गवा चुका है पिछले 5 मिनटों में। स्टॉक है 2% नीचे, 25 रुपए की गिरावट स्क्रीन पे। गावा साहब बताइए क्या करना है? इट्स अ सेल। इंडसइंड बैंक सर्टनली इज अ सेल। एक टेक्निकल रूप से एक स्ट्रक्चर के हिसाब से एक डबल टॉप बनाया हायर टाइम फ्रेम पर और ट्रेड करा 1177 है तो सेल। कहां तक आ सकता है? मेरे ख्याल से पॉसिबली लो लेवल के 1100 के देख सकते हैं। ट्रेड करा 1177, स्टॉप होगा 1200 रुपए का। इंडसइंड बैंक द सेल 1200 का स्टॉप और शॉर्ट कीजिए फटाफट, जाते जाते शॉर्ट कीजिए। अपोलो हॉस्पिटल्स में पोजीशंस लोगों ने कैरी की थी, इस पर रुचित क्या सलाह होगी? अब कल का तेजी का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो एग्जिट करें क्या, स्क्वायर ऑफ कर लें उसे? आई थिंक यहाँ पे ये स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है क्योंकि रिलेटिवली अगर आप दूसरे स्टॉक से भी कंपेयर करेंगे तो ये स्टॉक में ये कल के कोविड के न्यूज के पहले भी स्ट्रेंथ अच्छी थी। जो पूरा कंसोलिडेशन लास्ट 2-2.5 महीने में हुआ है वो उसके 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही हुआ था और स्टॉक में जो प्राइस करेक्शंस छोटे मोटे आ रहे हैं उसमें ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, लेकिन जब भी ऐसे प्राइस अपमूव्स आ रहे हैं तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आ रहे हैं। सो क्लियर बाइंग इंटरेस्ट दिखाता है स्टॉक को। आप देखेंगे अगर डायग्नोस्टिक रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें वॉलेटिलिटी काफी है कंपेयर टू जो हॉस्पिटल्स रिलेटेड अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक में। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखें और नो स्टॉक में अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस बने की हुई है तो आई थिंक होल्ड करने चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स, जनाब हॉस्पिटल की तो क्या बात करूँ, हर्षदा अपोलो फार्मेसी, हम लोगों ने कोविड के दौरान इतनी दवाइयाँ ली। अच्छा, मैंने आज तक कभी पॉइंट्स रिडीम नहीं किए थे। मैं आज से करीब 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जून या जुलाई की बात है। तो मैं एक दूसरे आई थिंक शॉप पे गया है ना अपोलो के, तो उसने बोला सर मैं आपके पॉइंट्स रिडीम कर दूँ क्या? मैंने कहा पॉइंट रिडीम कर दूँ, मुझे एक दिन नेबुलाइजर लेना था। एक दिन आप यकीन नहीं मानेंगे 3,000 की दवाइयाँ मेरी पॉइंट से रिडीम हो गई और अभी भी मेरे पास कम से कम तो 6-7 हज़ार पॉइंट पड़े होंगे। इतने हम लोगों ने दवाई खाई एक्चुअली, है ना। मतलब पॉइंट्स कितने थे मेरे पे, मैं उससे अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैंने कितनी दवाइयाँ ली होंगी। शर्मिला, आई मीन अपोलो हॉस्पिटल्स, अच्छा नाउ यू हैव लॉट्स मोर चॉइसेस इन एंटायर हॉस्पिटल स्पेस। आपके पास बहुत सारे विकल्प भी हैं, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, ग्लोबल हेल्थ केयर। आप इसके कंपैरिजन में कुछ और लेना चाहेंगे या फिर यही आपका प्रेफर्ड कॉल रहेगा? आई थिंक डेफिनेटली अपोलो, क्योंकि एक तो जिस तरह के उनके तीनों वर्टिकल्स है, वेदर इट इज द टेस्टिंग, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, और तीनों में अपने अलग अलग पॉजिटिव केसेस आप बना सकते हैं। क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल हम वैसे भी कह रहे थे कि मेडिकल टूरिज्म इज रिटर्निंग, और जो पहले हम हॉस्पिटल तभी जाते थे जब जाना पड़ता था, ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स, यानी जो इलेक्टिव सर्जरीज थी हम वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो भी फिर से चालू हो गया है। सो आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स डेफिनेटली लुक्स अट्रैक्टिव एट दिस लेवल, और ग्लोबल हॉस्पिटल भी एक काफी अच्छा नाम है। तो लेट्स नॉट होप कि वी गो बैक टू दैट स्पेस कि हमको ये स्टॉक्स फिर से बहुत अच्छे लगने लगे, लेकिन ऑन अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव मुझे अपोलो हॉस्पिटल काफी पसंद है। अब आगे यहाँ पर किस तरह का हाल उभर कर आता है, लेकिन क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है, तो पसंदीदा स्टॉक है, होल्ड करें। अच्छा, जाते जाते कुछ ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक और भेल, और ये दोनों दरअसल जिस तरह की पोजीशंस इनमें बनी है, पॉसिबिलिटी है कि ये बैन में जा सकते हैं। दोनों में 93% की पोजीशंस आ चुकी हैं,
तो ये पॉसिबल है कि बैंड में जाए, लेकिन बाहर निकलने की कल डेल्टा कॉर्प जैसे काउंटर्स निकलते हुए दिखाई दिए थे। IRCTC की पोजीशन अब घट के 80% पर हो गई हैं, GNFC की 79% पर हो गई है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये काउंटर्स दरअसल बैंड से बाहर आ सकते हैं। फटाफट से अब चलते हैं मार्केट क्लोज की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिचुएशन वॉलेटाइल तो रही, लेकिन 18,200 तक वापसी नहीं हुई। याद रखिएगा आज 18,300 पर हम खोले थे, तो वहां से तो काफी दूर हैं, लेकिन 18,068 का जो लो था उससे रिकवर होकर करीब करीब 83 अंकों की गिरावट पर 18,114, 115 पर क्लोज होता हुआ बाजार दिखाई देगा आपको। निफ्टी बैंक यहाँ पर 250 पॉइंट तक का दबाव, और ये वॉलेटाइल था। कुछ समय ऐसा था कि पॉजिटिव टेरिटरी में आया, लगा के खींचेगा अपने आप को, लेकिन हुआ नहीं। 250 पॉइंट का नुकसान पर निफ्टी आईटी का भी साथ नहीं है। आज मिड कैप काउंटर्स और स्मॉल कैप काउंटर्स की ज्यादा पिटाई हुई है। 300 पॉइंट नीचे वहां पर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स, और स्मॉल कैप्स में भी आज हमने देखा था इंट्राडे में खासा करेक्शन नजर आया। ये देखिए करीब 162 अंकों तक का दबाव देखने को मिला है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छा, हीट मैप से पहले कुछ ट्रेड्स, एक तो अजंता फार्मा दिखाइएगा यहाँ पर, क्योंकि आज वो ब्लॉक डील हुई और कुछ हिस्सा बेचा है प्रोमोटर्स ने, उसके आगे और डिटेल्स निकल कर आएंगे, लेकिन वो स्टॉक चला है। गिरते बाजार में यहाँ पर तेजी की पोजीशंस, अजंता फार्मा की मैं बात कर रही हूँ, तो वो काउंटर आप रेडार पर रखें, जहां पर आज हमने देखी है तेजी। जुबलेंट फूड में हमने देखा खरीदारी के सौदे बनते हुए दिखाई दिए, वहां पर भी थोड़ी सी एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दी। ये अजंता फार्मा अब आया करीब 5% के गेंस। अब जुबलेंट भी यहाँ पर फटाफट से दिखा दे, 2.5% की बढ़त पर यह काउंटर जाकर टिका है। इसके अलावा हमने देखा आज कुछ तेजी की तरफ भारती था, लेकिन वहां पर ज्यादा कुछ क्लोजिंग में एक्शन नहीं बनता दिखाई दिया है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा, जो आपको साफ तस्वीर बताएगा क्या चला और क्या पिटा। तो आज यहाँ पर यूपीएल की सबसे ज्यादा धुलाई हुई है। आज 3.5% का नुकसान, MNM में 2.5% तक का नुकसान, बजाज फिनसर्व, आयशर, इंडसिंड बैंक जाते जाते यहाँ पर प्रेशर बिल्ड होता हुआ, टाटा स्टील, BPCL जैसे काउंटर्स, अदानी ग्रुप की दोनों कंपनियों में दबाव, एक्सिस बैंक हो, आपका ITC हो, ये सभी वो काउंटर्स है जहाँ पर बिकवाली हावी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हमने देखा एक फ्लैटिश क्लोज चला है। सन फार्मा, कल तो डॉक्टर रेड्डीज, इन सब में तेजी थी, लेकिन आज सन फार्मा अकेला वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ निफ्टी वाला ट्रेड। SBI लाइफ हल्का सा पॉजिटिव, एशियन पेंट में 0.5% की बढ़त, इन्फोसिस में 0.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। कोटक हल्के पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर क्लोज होता हुआ जरूर दिखाई दिया है, लेकिन बाकी बैंक चाहे वो एक्सिस हो, हालांकि ये भी डे लो से कुछ रिकवरी दिखाने में कामयाब था, लेकिन हल्की सी नेगेटिव टिक ही देखने को मिली है। यह है आज की मार्केट की तस्वीर, एक और निराशाजनक सत्र और कमजोर एक्सपायरी 18,113 पर। जी हाँ, एक सिवियर डैमेज 85 अंक नीचे, और ये सिर्फ 85 अंक नीचे नहीं है। अगर आप आज की डे हाई की ट्रैजेक्टरी को देखें तो इट वाज 18,344, करीब समझ लीजिए 250 अंक नीचे डे हाई से। और निफ्टी बैंक आज अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल उसको छू के बंद हो रहा है करीब 42,358 पे। निफ्टी आईटी ने पिछले 2 सेशन से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया बाजार की सेलिंग में। आज वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था, मात्र 51 अंक नीचे था, लेकिन पेन था निफ्टी में, पेन था निफ्टी बैंक में, पेन था आज मिड कैप इंडेक्स में। जहां मिड कैप इंडेक्स क्लोज हुआ, याद रखिएगा, वो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी थी। तो ये थी जनाब 22 दिसंबर की वीकली, सेकेंड लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में, हर्षदा मेरी, आशीष और नीरज जी की। और कल से कमेंस होगा आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा। ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कहते हैं, आपकी अप्रोच, वॉल स्ट्रीट से संकेत और स्टॉक्स एंड न्यूज, सब पे करेंगे बात। होगी मुलाकात सुबह 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार।